आमना बेगम को तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए मर्दान खाने की तरफ जाते देखकर इसने भी मर्दान खाने की तरफ कदम बढ़ाए थे। वजन भरने की वजह से इसके पैरों में अक्सर स्वेलिंग रहती थी, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता चलती थी। यकीनन वो इन लोगों की पूरी बात नहीं सुन पाई थी और जितना सुना था इतना ही झटका इसके लिए काफी साबित हुआ था। बड़े बाप परेशानी से दरवाजे की तरफ बढ़े थे, जबकि मोमरश ने भी तेजी से आते हुए आसिर को सहारा देना चाहा था। जबकि मुजावर ने तेजी से इसके पास आते हुए इसे अपने बाजू में उठाए वहीं सूफे पर लटाया था। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी फोन करो, या अल्लाह बच्ची गिर गई है, जल्दी से बुलाकर लाओ माँ बेगम को नीचे। मोमरश ने जहाँ शोर मचाया था वहीं मुजावर इसके सर के नीचे तकिया रखने लगा, जबकि बड़े अब्बा तो बौखलाए आसिर के हाथ पैर सहलाने लगे थे। आसिर होशो हवास से पूरी तरह से बेगाना हो चुकी थी। शायद शाबिर पर हुआ हमला इस पर गहरा असर कर गया था। इन्हें होशो हवास में रहते हुए बात करनी चाहिए थी, ये जानते हुए भी कि इस वक्त घर की औरत मर्दान खाने में मौजूद है। कोई भी दूसरी औरत के मर्दान खाने की तरफ आ सकती है और यकीनन ये बात भी इस तरह से खुले आम करने वाली नहीं थी। अगर वो घर के लोगों से ये बात छुपा रहे थे तो इनने थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल भी करना था। असीर ने ना सिर्फ सारी बातें सुन ली थी बल्कि वो इसको अपने दिमाग पर सवार भी कर चुकी थी, जो यकीनन इसके लिए खतरनाक साबित हो सकता था। पहले ही कम उम्र की प्रेगनेंसी की वजह से डॉक्टर ने इसकी प्रेगनेंसी को खतरनाक बताया था। इसकी तरफ से किसी तरह की लापरवाही ना करने के लिए कहा गया था और अब शाबिर के यहाँ ना मौजूद होते हुए वो असीर को एक बहुत बड़ा झटका दे चुके थे, जो इसके लिए और इसके बच्चे के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। यही वजह थी कि इन सब की हालत खराब हो रही थी। शाबिर के बच्चे पर कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं था। तो सब ही जानते थे कि वो लड़की भी कोई मामूली नहीं है, बल्कि शाबिर के लिए वो इसकी जिंदगी है। वारिद को होश आया तो इन सबको जैसे सुकून मिला था। वारिद के होश में आते ही डॉक्टर ने एक इंसान को अंदर जाने की इजाज़त दी थी, जबकि डॉक्टर के वहाँ से जाते ही वो तीनों ही अंदर चले गए थे। शाह ब्रदर्स तो वैसे भी किसी की सुनना अपनी तौहीन ही समझते थे और ऐसे मामले में वो डॉक्टर की सुनते इतना ही वो डॉक्टर की सुनते ये नामुमकिन सी बात थी। कैसे हो तुम? अब कैसा महसूस कर रहे हो? यरमान ने इसके करीब आते हुए पूछा तो वो हल्का सा मुस्कुराया था। तबीयत ठीक है, कम से कम हमें बताते तो। खुद ही हीरो बनने निकल पड़े। बज़म को काफ़ी गुस्सा आ रहा था इस पर। इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आया था क्या करूँ। बस यही पता था कि अगर देर हो गई तो शाबिर की जान जा सकती है, इसीलिए आप सबको बताए बगैर ही घर से निकल पड़ा था। नादर मेरे साथ था, कुछ गार्ड्स भी मेरे साथ थे। इतना मसला नहीं था। हमने इन लोगों को जल्द ही इनके अंजाम तक पहुंचा दिया था, लेकिन इनमें से शायद कोई एक बच गया जिसने मौका देखते ही मुझ पर हमला कर दिया। शाबिर को मारने की कोशिश में नाकाम हुए तो उन्होंने सोचा कि खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। बस इसीलिए उन्होंने मुझ पर गोली चला दी। लेकिन मैं तो हूँ ही एक इंतहा का ढीठ इंसान, इतनी आसानी से थोड़ी ना मरने वाला हूँ इन लोगों के हाथों। इनकी गोली को भी खा लिया और जिंदा भी हूँ। इसे बात करते हुए काफ़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी वो इन लोगों को दिलासा दे रहा था। बस ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। जिंदा हो लेकिन टूटी फूटी हालत में। अभी तक हमने बड़े अब्बा मोमरश और मुजावर तक ये बात पहुंचाई है। यकीनन वो बाबा और चाचा को भी बता चुके होंगे। इससे पहले कि घर की औरतों तक बात पहुंचे, हमें जल्द से जल्द इस मसले को हल करना होगा और तुम भी जल्दी ठीक हो जाओ। शाबिर के हमलावर कौन थे इन लोगों के बारे में तो कल तक यकीनन इस सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी। पुलिस में रिपोर्ट कर दी है, पुलिस अपना काम कर रही है। बज़म ने आहिस्ता से इसके कंधे पर हाथ रखा था। हाँ इंशाल्लाह सब कुछ पता चल जाएगा। वैसे तुम भी थैंक यू बोल सकते हो मुझे। इसने कब से खामोश करे शाबिर को देखते हुए कहा था। थैंक यू किस बात का थैंक यू? मैं भाई हूँ तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर मुझ पर कोई मुसीबत आए तो तुम इस मुसीबत को खुद पर लो। कोई एहसान नहीं किया है तुमने मुझ पर, उल्टा मेरे खून से 2 बोतलें ले चुकी हो। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, कितना खून ज़ाया हो गया है मेरा। लगता है अब 2 बोतलें लगवानी पड़ेंगी। जल्दी से इस बिस्तर से उठो और मेरा खून वापस करो। और थैंक यू उल्टा तुम्हें मुझे बोलना चाहिए। वो उसके हाथ पर हल्का सा अपना हाथ का दबाव डालते मुस्कुराया तो वारिद भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिला गया था। खून वापस करूंगा, ये तो भूल है तेरी। अब जो हो गया वो हो गया और जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। और थैंक यू तो भी डिजर्व नहीं करता, क्योंकि एहसान तूने भी मुझ पर कोई नहीं किया है। मैं भी भाई हूँ तेरा, खून किया। अगर जान की भी जरूरत पड़े तो हक से मांगूंगा। हाँ लेकिन फिलहाल तुझे आराम की जरूरत है, तो आराम कर, हम बाहर ही हैं। शाबिर ने कहते हुए बरसम और यरमान को इशारा किया था, जो फौरन ही इसे कमरे में छोड़कर खुद बाहर निकल गए थे। जबकि ये बात जानकर के वारिद को भी कुछ सुकून मिला था कि घर में ये बात ज्यादा फैली नहीं थी। इसका इरादा शाम को अमना बेगम को फोन करके अपनी हैरियत बताने का था और जीनत से भी वो सुकून से बात कर लेता कि कुछ वक्त के लिए वो घर नहीं आ सकता, बाहर किसी काम में उलझ गया है, और वो दोनों ही इस बात को समझकर रिलैक्स हो जाती। आपको पता है इनकी कंडीशन क्रिटिकल है,
फिर आप लोग इन्हें टेंशन क्यों दे रहे हैं? मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये बच्चा इनकी सेहत के लिए सही साबित नहीं हो रहा। मैं मानती हूँ कि इनका बहुत ख्याल रखा जा रहा है, इनकी हर ज़रूरत को हर तरह से पूरा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी ये छोटी-छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं। इनका ज़हन किसी तरह का सदमा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप लोगों का फ़र्ज़ है कि इन्हें हर तरह की टेंशन से दूर रखें। आप लोगों ने यकीनन इनके सामने कोई बड़ी और टेंशन वाली बात की है, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हुई है। बेटा, दरअसल बात यह है कि इसका शौहर सियासी पार्टियों में शामिल हो चुका है, जिसकी वजह से इस पर हमला हो गया है। हम इसी के बारे में बात कर रहे थे। हमें हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि ये वहाँ आकर सब कुछ सुन लेगी, और जब से इसने ये सब कुछ सुना है तब से ही इस तरह से ठंडी पड़ गई है। हमारे तो हाथ पैर फूल गए हैं। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वो माँ बनने वाली है, इसकी हालत भी ठीक नहीं है। बेटा, तुम हमें कोई हल बताओ। शाह साहब, मैं हल आपको तब बताऊंगी जब आप मुझे बताएंगे कि इनके शौहर को सही सलामत है या नहीं, क्योंकि ये इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि किसी भी तरह का सदमा उठा सके। इनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं यकीन से कह सकती हूँ। अगर इन्हें कोई भी बुरी खबर मिली तो इनके बच्चे के साथ साथ इनकी भी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर जैसे इनमें से असीर की कंडीशन की संगीनियत बता रही थी। वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ है इस पर। शुक्र है अल्लाह पाक का। फिर आप बस इतना करें कि इन्हें बुला लीजिए, क्योंकि अब जब तक ये इन्हें अपनी आंखों के सामने नहीं देखेंगी तब तक मुमकिन नहीं है कि इनकी हालत कुछ ठीक हो सके। चलती हूँ मैं, अगर मेरी ज़रूरत हुई तो आप लोग मुझे बुला लीजिएगा। बाकी इस मसले का हल बस इतना है कि जिस चीज़ के लिए वो इतनी ज़्यादा टेंशन ले रही हैं, इस टेंशन को ख़त्म कर दें। आप इनको शौहर को बुला लीजिए। डॉक्टर अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि बड़े भाई ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि वो शाविर को कैसे बताएंगे कि असीर की क्या हालत है। अगर इसे ज़रा भी अंदाज़ा हो गया कि लोगों ने असीर को ठीक से ख्याल नहीं रखा तो मुमकिन था कि वो दोबारा से इनसे दूर हो जाए। वैसे भी वो इसके दिल में अपने लिए जगह बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे, और ऐसे में असीर की हालत इनके रिश्ते में मज़ीद करवाहट भर सकती थी। ऐसे कैसे आप लोग कह सकते हैं कि मेरे भाई का बच्चा नहीं है? बर्थ सर्टिफिकेट, तस्वीरें, हर चीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ। हमें हमारा मूसा वापस चाहिए, हर कीमत पर चाहिए। इसने मेरे भतीजे को अगवा करके रखा है, और आप लोग पहली बात तो ये है कि जिस तरह से तस्वीरें आपने दिखाई हैं, इस तरह से अतार साहब ने भी तस्वीरें दिखा दी हैं। दूसरी ये बात यह है कि इनके पास इसके बच्चे के पहले दिन की यानी कि पैदाइश की तस्वीर भी मौजूद है। बाकी बर्थ सर्टिफिकेट और ये डॉक्यूमेंट्स जो आपने हमें अस्पताल के दिखाए हैं, ये अतार साहब भी हमें दिखा चुके हैं। बाकी बच्चे का कंफर्ट भी अहमियत रखता है। आपको देखते ही बच्चा खौफ में मुब्तला हो जाता है, जैसे न जाने आपने इसके साथ क्या से क्या कर दिया है। बच्चे ने अभी भी बोलना शुरू किया, यकीनन तभी वो अपनी माँ बाप की पहचान रखता है। वो अरताश को इसका पापा कहता है, जबकि आपको तो वो बच्चा कुछ समझता ही नहीं। आपके पास कोई ऐसा एक्स्ट्रा सबूत नहीं है जिसकी बिना पर आप इस बच्चे को अपना साबित कर सके। और फिर बात यह है कि वो इस बच्चे का बाप इस जगह पर साबित होता है जहाँ वो कह रहा है कि इसे सदाम या फिर किसी भी इंसान की कोई पेंशन नहीं चाहिए। अगर आपकी बातों पर यकीन करते हैं कि बच्चा मूसा दरअसल आपका भतीजा है, तो क्या आप सदाम की पेंशन से दस्तबरदार हो जाएंगे? पुलिस वाले ने अचानक की फाइल बंद करते हुए पूरी तरह से इसकी तरफ मतवज्जो होते हुए सवाल किया था, जबकि इसके सवाल पर तो वहीद हड़बड़ा सा गया था। क्या मतलब है इस बात का? आप कहना क्या चाहते हैं? सदाम की पेंशन पर मूसा का हक है, मूसा इसका बच्चा है। ये सारी बातें अहमियत नहीं रखती। अगर बात आगे जाएगी तो पेंशन का 1 रुपया भी आपके हाथ नहीं आएगा, क्योंकि आपको अगर बच्चा चाहिए तो सिर्फ बच्चा ही मिलेगा। किसी लालच के बिना पर कोर्ट कभी भी बच्चा आपके हवाले नहीं करेगा। जब इस बच्चे का दावेदार कोई और भी है, पेंशन जाएगी किसी गरीब इंसान के हाथ जो इसके मुस्तहक है। अगर मूसा आपको मिल भी गया तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, और फिर आप पर आने वाले तकरीबन 8 सालों तक गहरी नजर रखी जाएगी कि आपने मूसा के साथ किस तरह का सलूक करते हैं। अगर आपके रवैये में मूसा के लिए किसी भी तरह की सख्ती देखी गई तो आपको तकरीबन 10 साल की कैद बामुश्किल भी हो सकती है। बताएं कि आप ये केस आगे लेकर जाना चाहेंगे? इस केस में अरताशा सामने खड़ा है, जो कि काफ़ी बड़ी पार्टी है। वो अच्छे से अच्छा वकील को हायर करेगा अपने बच्चे की खातिर। इस केस में अगर नॉर्मल से अच्छे की बात की जाए तो भी वकील कम से कम एक पेशी के 5 से 7 लाख रुपए लेगा। क्या आप इतना दे पाएंगे? बताइए, क्या आप ये कर सकते हैं? तभी मैं इस केस को आगे ले जाने की बात करता हूँ। पुलिस वाला पूरी तरह से इसकी तरफ मतवज्जो से सवाल जवाब कर रहा था, जबकि वहीद ने घबराकर नफी में सर हिलाया था। वापसी का रास्ता इस तरफ है, आप जा सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपको यहाँ रुककर अपना और मेरा वक्त बर्बाद करना चाहिए। बाकी आप यहाँ पर तब आइएगा जब केस करवाने के लिए राजी हो जाए, क्योंकि ये छोटा सा केस नहीं है जो 2-3 दिन चलकर ख़त्म हो जाएगा। कम से कम 8-10 पेशियाँ होंगी। और फिर दूसरी तरफ से अगर अताशा ने मजीद सबूत दिखाकर साबित कर दिया कि बच्चा इसका है तो क्या होगा? वो भी जान लीजिए, किसी दूसरे बच्चे को जबरदस्ती अपना बच्चा कहकर किसी मोअज़्ज़िज़ इंसान को तंग करने पर आपको तकरीबन 20 लाख रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। अगर आप हर चीज़ के लिए मेंटली तौर पर तैयार हैं तभी उतरिएगा मैदान में। अरताशा कोई मामूली नाम नहीं है। जितना मैंने इसे जाना है और समझा है, इसे कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की, लेकिन कोई इसके साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं कर पाया। वो किसी को कुछ नहीं कहता तो इसे कुछ भी कहने का हक नहीं रखता। तो कोई भी इसे कुछ भी कहने का हक नहीं रखता। वो खामोश है, इसे खामोश रहने दीजिए। इसे शेर जो
ऐसे शेर जो जंगल में खामोश बैठते हैं, इनकी धार पर पूरा जंगल रजता है। आपने गलत जगह पंगा लेने की कोशिश आपने गलत जगह पंगा लेने के बारे में सोचा है वहीद साहब। अगर वो बच्चा सदाम का है भी तो अभी आपके हक में बेहतर यही है कि अभी आपके हक में बेहतर यही रहेगा कि सरताज का बच्चा समझ लीजिए, वरना पछताएंगे आप। इंस्पेक्टर ने कहते हुए वापस फाइल खोल ली थी, जबकि वहीद कितनी ही देर बैठा इसे देखता रहा और फिर उठकर बाहर निकल गया था। मेरे शाह साईं कहाँ हैं बड़े अब्बा? मेरे शाह साईं को क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? मुझे मेरे शाह साईं के पास लेकर जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरे शाह साईं पर हमला। वो होश में आते ही रोना शुरू कर चुकी थी। तेजी से बिस्तर से उठती वो दरवाजे की तरफ जाने लगी तो मुजावर ने बड़ी मुश्किल से इसे पकड़ा था। इसके लिए आसिर को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। इसे बस ये पता था कि शाविर पर हमला हुआ है और यकीनन इस हमले में शाविर के साथ कुछ तो गलत हुआ है जो वो लोग इतने ज्यादा परेशान है। आसिर बेटा मेरी बात सुनो। एक दफा वे इसे कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। बड़े अब्बा प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मेरे शाह साईं को कुछ हो जाएगा, प्लीज मुझे इनके पास लेकर चले। वो बुरी तरह से रो रही थी, जबकि इसकी हालत पहले ही ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने पहले ही इसकी कंडीशन को बहुत ज्यादा क्रिटिकल बताया था और इसे हर तरह के टेंशन ज़दा माहौल से दूर रखने के लिए भी कहा गया था। अगर वो इसी तरह से टेंशन लेती रही तो यकीनन इसकी हालत और ज्यादा खराब हो सकती थी। आसिर भाभी एक दफा हमारी बात को समझने की कोशिश तो करें। शाविर बिल्कुल ठीक है, वो शाम तक या कल सुबह तक घर आ जाएगा, आप मिल लीजिएगा इसे। वो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है इसे। मैं थोड़ी देर में आपकी से बात करवा दूंगा, प्लीज आप परेशान मत हो। टेंशन लेना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुजावर इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त कमरे में सिर्फ और सिर्फ माँ बेगम, मुजावर और बड़े अब्बा ही मौजूद थे। मोहम्मद शामना बेगम को संभालने इन्हें लिए इनके कमरे की तरफ चला गया था, जबकि वजाहत साहब भी वहीं पर थे। आमना बेगम की कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। इस वक्त इन्हें भी बस यही पता था कि इनके बेटे को गोली लगी है। शाबिर बेशक ठीक था, लेकिन वारिद ठीक नहीं था। इसे अब तक होश नहीं आया था और ये बात वो अपने कानों से सुन चुकी थी। अब कोई भी इन्हें दिलासे के लिए कुछ भी क्यों न कहे, वो ये बात यकीन नहीं कर सकती थी कि इनका बेटा ठीक है, सही सलामत है और कोई इन्हें वारिद की हैरियत के बारे में कुछ बता भी नहीं रहा था। ऐसे में बात ना फैले इसलिए मोमनिश ने अपने कमरे में ले गया था। घर में अचानक ही टेंशन ज़्यादा माहौल हो गया था। असीर को समझने को तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ आमना बेगम की हालत ख़राब हो रही थी। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर शाबिर असीर को फ़ोन करके अपनी हैरियत बता देता तो मामला थोड़ा सा हल हो सकता था, लेकिन आमना बेगम ने तब भी नॉर्मल नहीं होना था जब तक वो अपने बेटे को अपनी आंखों से न देख लेती। इसलिए इन्हें जल्द से जल्द इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना था। असीर बेटा मेरी बात सुनो, मैं शाबिर से रब्ता करता हूँ, वो तुमसे बात करेगा। वो बिल्कुल भी ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है इसे, तुम टेंशन मत लो। आप मुझे एक दफ़ा मेरे शाह साईं से मिलवा दें बड़े अब्बा, मैं टेंशन नहीं लूंगी। आप मुझे इनके पास ले चले, मैं इन्हें अपनी आंखों से देख लूंगी। वो इन्हें देखती अपने आंसू रगड़ कर साफ करते हुए बोली थी। इसका दिमाग ये चीज़ कबूल कर ही नहीं रहा था कि शाविर पर हमला हुआ है और वो ठीक है। दिल की बेकरारी आंसू से बयान हो रही थी। बड़े अब्बास की हालत पर परेशान हो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इन्हें आमना बेगम की भी टेंशन लगी हुई थी। बेटा तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा शाह साईं बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है इसे। शाबिर को सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारा शाह साईं बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है इसे। वारद को गोली लगी है। शाबिर को बचाने के लिए वारद आधी रात को गया था और वारद भी खतरे से बाहर है। वो इसे समझा रहे थे जबकि रूहा अंदर दाखिल हुई थी। यकीन मुजावर इसे सब कुछ बता चुका था। इसने बड़े अब्बा को बाहर जाने का इशारा किया था। यकीन वो असीर को समझा सकती थी। बड़े अब्बा ने सिर्फ हाँ में सर हिलाते हुए इस पर यकीन करते कमरे से बाहर जाने का फैसला कर लिया था। डॉक्टर वारद कितने दिन तक डिस्चार्ज हो जाएगा? मेरा मतलब है हम अपनी फैमिली को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते। हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छे से हैंडल हो जाए, घर में किसी भी तरह का टेंशन ज़्यादा माहौल ना हो। बरसम शाबिर के साथ ही डॉक्टर के ऑफिस में आकर बैठा था, जबकि अरमान इस वक्त भारत के साथ ही था। देखिए मिस्टर मरसम, मैं आपकी बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा हूँ। फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं। अभी कम से कम इन्हें 20 दिन तक अस्पताल में ही रहना होगा। आप इनकी कंडीशन पर किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। इन्हें जिस जगह पर गोली लगी है वो काफ़ी नाजुक एरिया है। ये तो खुदा का शुक्र है कि पसली की कोई हड्डी नहीं टूटी, वरना गोली लगने से हड्डी टूटने के भी चांसेस थे। अगर ऐसा हो जाता तो इनके लिए ज़्यादा मुश्किल बन जाती और फिर शायद हमारे इनकी जान बचाना भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता। और हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ मौजूद खून की नसें भी काफ़ी हद तक मुतासर हुई हैं। फिलहाल तो हमारा फोकस सबसे पहले इनके जख्म पर और गोली निकालने पर था। शाम को हम इनका मुकम्मल चेकअप करेंगे, जिसमें हम इनके वेंस चेक करेंगे। हमें इनकी पूरी बॉडी स्कैन करनी पड़ेगी। फिलहाल तो हम किसी भी तरह का रिस्क उठा ही नहीं सकते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। डिस्चार्ज के तो चांसेस ही नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इनके डिस्चार्ज में ज़्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन कम वक्त में इनका डिस्चार्ज मुमकिन नहीं।
बाकी सारी डिटेल्स हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंप्लेन हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी आपकी फैमिली के हवाले से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका पेशेंट इस वक्त खतरे से पूरी तरह से बाहर है। आप परसकून होकर अपनी फैमिली को इसके बारे में बता सकते हैं कि इन्हें गोली लगी है, क्योंकि अगर आप इनको एक बुरी खबर मिलेगी तो साथ में यह अच्छी खबर भी होगी कि वो बिल्कुल ठीक है और खतरे से बाहर है। डॉक्टर से देखते हुए बोल रहा था, डॉक्टर भी अपनी जगह ठीक था। वारंट की कंडीशन ऐसी थी ही नहीं कि इसे जल्दी डिस्चार्ज किया जाता या इस पर किसी भी तरह का रिस्क लिया जाता। ठीक है डॉक्टर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें आपके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, बस वारद को ठीक कर दीजिए। शाबिर कर उठकर खड़ा हो गया था तो बज़म को भी उठना ही पड़ा, जबकि वो इसके कंधे पर हाथ रखता इसलिए अस्पताल के कमरे से बाहर आ गया था। लेकिन वो वालिद के रूम में जाने के बजाय से बाहर आने का इशारा कर गया तो बज़म भी इसके पीछे ही चला गया था। अरे बेटा, ये तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? आमना बेगम को समझाने की कोशिश की गई थी, जबकि वो किसी को आमना बेगम को बहुत समझाने की कोशिश की गई थी, जबकि वो किसी की बात मानने को तैयार ना हुई तो मोमनिश ने अपने साथ शहर ले जाने को तैयार हो गया था। जबकि आसिर की कंडीशन खराब होती देखकर डॉक्टर ने फिलहाल इसे नींद का इंजेक्शन दे दिया था, जो इसे परसकून करने में इसकी मदद कर सकता था। जबकि रूहा इसके साथ ही थी और इसका बहुत ख्याल भी रख रही थी, लेकिन वो रूहा की बात समझने के लिए भी तैयार नहीं थी। बस एक ही जिद पकड़ ली थी इसने कि इसे अपने शाह के पास जाना है। इसने किसी की बात ना मानने की जैसे ठान ली थी। ऐसे में डॉक्टर मजबूर हो गई थी, क्योंकि जिस तरह से वो टेंशन ले रही थी मुमकिन था इसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता। ऐसी कंडीशन में इसे सुकून की ज़रूरत थी और इसे सुकून देने के लिए इनके पास और कोई रास्ता नहीं था। बड़े बात चीज़ के हक में नहीं थे, लेकिन इसकी हालत इनसे देखी भी नहीं जा रही थी। घर में अजीब सी बेसुकूनी फैली हुई थी। माँ बेगम आसिर को देखकर कमरे से बाहर निकली तो रिदा अपना बड़ा सा बैग तैयार किए कहीं जाने को तैयार थी। जिस तरीके से इसने आदिया को लपेट रखा था साफ लग रहा था कि वो इसे लेकर कहीं जा रही है। माँ बेगम, वो दरअसल मेरे बाबा आए हैं मुझे लेने के लिए। वो मुझे कुछ दिन तक अपने घर में लेकर जाना चाहते हैं, मैं इनके साथ जा रही हूँ। अम्मी तो न जाने कहाँ निकल गई थी। मोहम्मद शका के साथ खैर आप मिल लीजिए अदू से, वरना वारद भी रात से घर नहीं है, इनसे पूछ कर भी नहीं जा पाई। अचानक से बाबा लेने के लिए आ गए तो मेरी तैयारी भी अचानक ही हो गई। वो परसकून अंदाज में बोलती अपने कमरे से निकलती बड़े अब्बा की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। तुम किसकी इजाज़त से जा रही हो रिदा? इस तरह बिना हमसे पूछे, बिना अपने शोहर को इतला किए इस तरह कैसे जा सकती हो तुम? बड़े अब्बा को इसका यूं जाना ठीक नहीं लगा था, वो भी तब जब वारिद को गोली लगी हुई थी। ठीक था, उन्होंने अभी तक इसके बारे में से कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन फिर भी रिदा कहाँ कभी जाती थी और अपने बाप को क्या वो नहीं जानती थी? वो जो इसके साथ अपनी बेटी को लिए चल दी थी। इजाज़त की क्या बात है बड़े अब्बा, मैं किसी गैर के साथ नहीं जा रही, मेरे अपने बाबा आए हैं मुझे लेने के लिए। आप क्या अपने बाबा के साथ मुझे कहीं जाने के लिए किसी की इजाज़त दरकार होगी? मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, और वैसे भी अगर मेरा शोहर ही मुझ पर रोक टोक नहीं करता तो कोई और रोक टोक करने का हक नहीं रखता। इसकी बदतमीजियाँ तो आजकल वैसे भी अरूज पर थी, किसी का लिहाज तो वो रखती ही नहीं थी। ऐसे में इसे बड़े अब्बा के सामने बदतमीजी करते देखकर माँ बेगम सिर्फ अफसोस से सर हिला गई थी। वो इंसान जो तुम्हें यहाँ हमारे घर फेंक कर चला गया था, वो तुम्हें लेने के लिए आया है और तुम खुशी खुशी इसके साथ जा रही हो। जानती हो इसने दूसरी शादी करने के लिए? जी हाँ, मैं सब कुछ जानती हूँ बड़े अब्बा, लेकिन इस वक्त मैं पुरानी बातें याद नहीं करना चाहती। मैं जा रही हूँ। वारद को बता दीजिएगा अगर इनका अपनी बेटी से मिलने का ज़्यादा दिल करे तो वो मुझे लेने के लिए आ सकते हैं। खुदाफिज। वो कहते हुए बड़े दरवाजे से बाहर निकल गई थी, जबकि बड़े अब्बा तो एक नज़र से देखते आसिर के कमरे की तरफ कदम बढ़ा गए थे। जब जीनत को भी अपने कमरे से बाहर निकलते देखा, वो सारी रात नहीं सोई थी, यकीनन इसकी आंख अभी खुली होगी। मेरी बहू आशाई को नाश्ता दो, उन्होंने माँ बेगम को देखते हुए कहा था और साथ ही से आसिर के कमरे की तरफ न जाने का इशारा भी किया था, जिस पर वो सिर्फ हाँ में सर हिला गई थी। यकीनन वो नहीं चाहते थे कि आशाई वारद को लेकर परेशान हो। इसकी कंडीशन भी आसिर से अलग हरगिज़ नहीं थी, और फिर से तो वह कहकर दिलासा भी नहीं देख सकते थे कि वारद को कुछ भी नहीं हुआ। क्या मतलब, तुम कहाँ जा रहे हो और इस तरह से अचानक तुम्हें लंदन जाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? वो बज़म के साथ अस्पताल से बाहर आया था जब इसने बज़म को बताया कि वो आज की रात की फ़्लाइट से लंदन जा रहा है। तुम्हारे प्यारे दोस्त मुनीर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, इसी के बारे में पता करना चाहता हूँ। कोई इसरार नाम का आदमी है जो मुझसे मिलना चाहता है। इसका कहना है कि मुनीर कोई आदमी नहीं बल्कि बहुत ही शातिर इंसान है। इसने जो जायदाद कमाई है यूं ही नहीं कमाई, ना तो ये ब्लैक मनी है और ना ही ये कमाया गया पैसा, बल्कि ये कुछ मजबूर लोगों को ब्लैकमेल करके पैसा इकट्ठा किया गया है। और मैं अपनी पार्टी में ऐसे पैसे का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होने दूंगा। शाबी, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने इससे कहा था कि वह तुम्हारी सारी डिटेल देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम्हें क्या लगता है ब्लैकमेलिंग का कोई इतना पैसा दे सकता है? इसके पास 500 करोड़ है। 500 करोड़ से ज़्यादा रकम है और ये कोई छोटी सी रकम नहीं होती। कोई किसी को ब्लैकमेल करके 500 करोड़ हासिल नहीं कर सकता। वो इसे देखते हुए समझाने लगा तो शाबी ने एक नज़र से देखा था। इसके कंधे पर अपना हाथ रखते इसके कान के करीब झुका। किसी एक इंसान को ब्लैकमेल करके वो इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता बरसम, लेकिन बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल करके वो इतना पैसा इकट्ठा कर सकता है। हाँ, मुनीर नाम का ये आदमी पिछले 10 साल से लंदन के अलग अलग स्कूल्स में टीचिंग कर चुका है। ये पीटी का खास टीचर था। इसके पास काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट और एक्सरसाइज का एक्सपीरियंस था। क्या लड़के क्या लड़कियाँ, इसे स्पेशल अपॉइंट किया जाता था पीटी के
टीचर की तनख्वाह किसी भी आम टीचर से कहीं ज़्यादा होती है। अब बाकी इस बारे में मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन तभी दूंगा जब मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल तो मैं इतना बताता हूँ कि ये अपने ही स्टूडेंट्स के प्राइवेट वीडियोस बनाकर इसके पेरेंट्स को ब्लैकमेल करता है। यहाँ तक कि इसकी वजह से कितने ही लोगों ने इंग्लैंड का शहर लंदन छोड़कर किसी और जगह बसेरा कर लिया है। यहाँ तक कि इन लोगों ने मुल्क तक छोड़ दिया, लेकिन ये आदमी इनका पीछा नहीं छोड़ता। जब तक इसे यकीन न हो जाए कि वो लोग पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं, तब तक ये आदमी इन लोगों की इन वीडियो से ब्लैकमेल करता रहता है। इतना ही नहीं, इसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ इंडियन और पाकिस्तानी फैमिलीज रहती हैं। और यकीन करो, इसके लिए 13 लाख पाउंड कमाना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। इन सालों में छोटे बच्चों को हरास करके इनके प्राइवेट वीडियो बनाना और फिर इन्हें वायरल करने की धमकियां देकर इनके घर वालों से पैसे कमाना, ये एक बहुत लोकल चीज़ है। पिछले 10 साल से इसने तकरीबन इंग्लैंड के 200 स्कूलों में काम किया है। एक्स्ट्रा जॉब, एक्स्ट्रा क्लासेस, यहाँ तक कि ये बच्चों की स्पोर्ट में खास टीमें बनाने के लिए भी ब्लैकमेलिंग का सहारा लेता रहा है। ये छोटे स्कूल्स में जॉब भी नहीं करता था। इसका एक्सपीरियंस चला कि इसे काफ़ी आगे लेकर जा रहे थे। ये बड़े बड़े स्कूल्स को टारगेट करता था जहाँ पर अमीर लोगों के बच्चे तालीम हासिल करते थे। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हर स्कूल में बच्चों की तादाद 1000 से ज़्यादा रही है। इसके हाथ कितने बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हुई होंगी तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं ये नहीं जानता कि इसने किसी बच्चे के साथ कुछ गलत किया है या नहीं, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता और इतना भयानक तो हरगिज़ नहीं, लेकिन इसने ब्लैकमेल किया है। उस ब्लैकमेलिंग में ये अकेला शामिल नहीं था, बल्कि इसमें काफ़ी सारे लोग और भी शामिल हैं। वहाँ से बहुत सारा पैसा कमाकर इन लोगों ने अपना एक शाहाना ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोचा है। देखो ना, पिछले 10 साल से कोई इस पर केस नहीं कर सका, कोई वालिदैन अपनी औलाद के लिए कोई स्टेप नहीं ले सका। ऑफ कोर्स, क्योंकि इस मुल्क में रहते हुए हमारे या हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग डरते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट के बाहर के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। ऐसे में इज्जत का मामला कहकर वो बात को इसीलिए भी दबा देते हैं कि अगर बात बात में खानदान में या फिर इसके मुल्क में फैल गई तो इनकी बदनामी हो जाएगी। हाँ, इस मुल्क में रहते हुए लोगों की सोच गुलाम है। मैं नहीं जानता कि इन्फॉर्मेशन में कितनी हकीकत छुपी है। हाँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि मुनीर के पास इसके पैसे का कोई हिसाब नहीं है। अगर वो किसी तरह की डिटेल तुम्हें फ्राहम करता भी है तो वो झूठी है। ज़्यादा अरसे से तो ना सही, लेकिन पिछले 3 महीनों से वो पाकिस्तान में मौजूद है और मुसलसल मुझसे मिलने की कोशिश कर रहा है। मैं इसे नज़रअंदाज करते हुए भी इसके बारे में कुछ ना कुछ जानने की कोशिश में था, और जो कुछ निकल कर मेरे सामने आया है, इसके होते ही मैं इसे अपनी पार्टी में पैसे लगाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकता। अब मुझे इस असरार नामी आदमी से मिलना है जिसने मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है, और यहाँ तक कि इसने मुझे ये भी बताया है कि लंदन में इस पर एक केस भी चल रहा था जिससे बचते बचाते वो पाकिस्तान भाग आया है अपनी तमाम तर दौलत लेकर। इसका इरादा यहीं पर रहने का है ताकि सियासत में शामिल होकर वो अपना पिछला सारा डेटा साफ शफाफ कर सके। लेकिन मैं इसे ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि ऐसे घटिया लोगों की जगह कम से कम मेरी पार्टी में हरगिज़ नहीं है। मेरी पार्टी में बहुत बेगैरत लोग हैं, मैं जानता हूँ घटिया से घटिया इंसान मेरी पार्टी में मौजूद है, लेकिन किसी की इज्जतों का सौदा करने वाला इंसान मेरी पार्टी में नहीं है। सो मैंने आज ही शाम को लंदन जाने का फैसला किया है। वैसे देखते हुए तफसील बता रहा था, जबकि बरसमत की बातों में बुरी तरह से उलझा हुआ था कि शाहवी का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन तो इसका मुसलसल बच रहा था, लेकिन अब तक कोई भी काला सिर अरबाज या फिर शकीला की जानब से नहीं आई थी। लेकिन अब की दफ़ा आने वाला फ़ोन असीर का था। बज़म जो अपना फ़ोन बंद होने की वजह से अंदर चार्ज पर लगा कर आया था, शावेर के बिजी होने पर वो भी फ़ोन लेने अंदर चला गया था। साहब जी, आप कहाँ हैं? जल्दी आ जाइए, बीबी की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर कहते हैं इनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। बीबी किसी की कंट्रोल में नहीं आ रही, रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर दी है। अब डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया है। क्या बकवास कर रही थी तुम? क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग ख़राब है तुम्हारा? मैंने तुम्हें इसका ख्याल रखने के लिए वहाँ पर भेजा था। कैसे ख़राब हुई इसकी तबीयत? क्या किसी ने कुछ कहा? इसे कुछ हुआ है क्या? इसे वो शकीला की बात सुनता था, इसी से कदम गाड़ी की जानब भरा चुका था। आसिर की तबीयत की खराबी का सुनकर वो अपने कदमों को रोक नहीं सकता था। ऐसे इसे आसिर के पास पहुंचना था। साहब जी, मुझे कुछ नहीं पता। जब से आई हूँ तब से बीवी जी की हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने बेहोशगी का टीका लगा दिया था। मुझे तो कोई कुछ पता ही नहीं था। फिर रूहा बीबी ने बताया कि इनको आज पता चला कि आप पर जानलेवा हमला हुआ है। तब से ही बीबी जी की यह हालत है। बस किसी भी तरह वो आपसे मिलना चाहती हैं। बस एक ही जिद है, आपको देखना है। मुझे तो खुद ही किसी चीज़ का होश नहीं रहा था बीबी की हालत देखते हुए। अभी बीबी जी को नींद का टीका लगाकर सुला दिया गया है। तब जाकर मुझे होश है कि मैं आपको फ़ोन पर रब्ता करने की कोशिश करूँ। बीबी का फ़ोन उठाकर आपको फ़ोन कर रही हूँ। बीबी की हालत बहुत ख़राब है। मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। तुम इसके पास रुको, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं पहुँच रहा हूँ। वो कहते हुए गाड़ी फुल स्पीड में अस्पताल से निकाल लेकर गया था। असीर की हालत ख़राब थी, वो बेहोश थी। इससे ज़्यादा रातों इसे कुछ सुनना था और ना ही कुछ समझना था। इसकी आज रात की फ़्लाइट थी। ऐसे में असीर की तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो जाना कोई मामूली बात हरगिज़ नहीं थी। वो असीर को इस कंडीशन में छोड़कर नहीं जा सकता था, हरगिज़ नहीं जा सकता था। इसके लिए इसकी बीवी से ज़्यादा अजीज़ और कुछ भी नहीं था। वो गाड़ी तेज़ी से ट्रैफिक से निकालता पूरी तरह से हवास खोए बैठा था। इसे बस कैसे भी असीर के पास पहुंचना था। इस वक्त इसे होश नहीं था कि इसके सामने कोई गाड़ी आ रही है या ट्रैफिक सिग्नल। अगर कुछ पता था तो सिर्फ इतना कि असीर ठीक नहीं है, जबकि इसके पीछे इसकी स्पीड से गार्ड्स की गाड़ियाँ आ रही थी।
बाहर लगा टेलीफोन कब से बज रहा था। असीर की तबीयत ठीक नहीं थी। रूहा, नायरा काका, यहाँ तक कि जीनत भी इसी के कमरे में थी। नूरम का इरादा भी वहीं जाने का था जब ध्यान फोन की तरफ चला गया। इस वक्त कौन फोन कर रहा होगा, सोचते हुए वो फोन के करीब आ गई। पहले से लगा कि इसे फोन नहीं उठाना चाहिए, लेकिन इस वक्त बाहर लॉन्च में कोई भी मौजूद नहीं था और घर के अंदर तो कोई मर्द वगैरह फोन नहीं कर सकता, तो यकीनन किसी औरत का ही फोन होगा। हेलो, कौन बात कर रहा है? वो फोन कान से लगाते हुए सवाल करने लगी, जबकि दूसरी तरफ इसे भयानक किस्म का कहका सुनाई दिया था। नूरम बेबी, कैसी हो मेरी डार्लिंग? आह, तुम्हारा पीटी टीचर ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। एक खौफनाक आवाज इसके कानों में गूंजी और इसके साथ ही भयानक तरीन कहकू ने इसे चीखने पर मजबूर कर दिया। फोन फेंकते हुए वो पागलों की तरह चिल्लाने लगी। इसकी चीख और पुकार पूरी हवेली में गूंजने लगी। असी तो इंजेक्शन के जहर ऐसा गहरी नींद सो रही थी, जबकि बाकी सब इसकी आवाज सुनते हुए भागते हुए बाहर आए थे, जहां वो दोनों हाथ कानों पर रखे जमीन पर बैठे सोफे के पीछे छुपी बुरी तरह से चीख रही थी। इसकी चीखें इतनी भयानक थी कि वो लोग परेशानी से इसके पास आए थे। जीनत ने इसकी हालत समझते हुए फौरन इसके पास बैठते इसके गिर्द अपना हिसार बनाया था। जिस तरह वो चिल्ला रही थी, समझना मुश्किल नहीं था कि वो किस चीज़ से हद से ज़्यादा खौफजदा हो गई है। वो सब लोग इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में आ ही नहीं रही थी। इसकी चीखों पुकार बढ़ती चली जा रही थी और फिर अचानक ही माहौल में खामोशी छा गई, जब नूरम होश हवा से बेगाना हो गई थी। वो दोनों सामने सोफे पर बैठे हुए थे। शाविर वापस कमरे में नहीं आया था। न जाने वो कहाँ चला गया था। अब तक तो इसे आ जाना चाहिए था। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। इसे फोन पर मसरूफ देकर बज़म अंदर आ गया था। जो बातें शाविर ने इसे बताई थी, वो सारी बातें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा हैरत अंगेज साबित हुई थी। वो मुनीर को इस तरह का इंसान हरगिज़ नहीं समझता था। वो दोनों एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज और बाद में एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। फिर मुनीर की शादी एक यूके की लड़की से हो गई थी। मुनीर अच्छा सा पढ़ा लिखा इंसान था। यहाँ पर भी इसकी जॉब बहुत अच्छी थी, लेकिन इंग्लैंड जाते ही इसे एक स्कूल में जॉब लग गई थी। काफ़ी अरसे तक बज़म के साथ इसका रब्ता होता रहा था। फिर वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया और बज़म अपनी ज़िंदगी में। एक अरसे से दोनों का रब्ता ख़त्म हो चुका था। फिर 10-12 साल के बाद पाकिस्तान आते हुए मुनीर ने इसे रब्ता किया था और कहा था कि इसके पास बहुत सारा पैसा है जो वो सियासत में शामिल करना चाहता है, जिसके लिए इसे शाविर शाह की पार्टी की ज़रूरत है। इसे तो इतने सालों से मुनीर ठीक से याद भी न रहा था, क्योंकि मुनीर के साथ इसकी बहुत अच्छी दोस्ती कभी किसी ज़माने में नहीं रही थी। लेकिन इतने सालों के बाद इससे मिलते हुए भी इसने यही वजह दी थी कि वो शाविशा से रब्ता करना चाहता है। इसे रब्ता करना आसान नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपने बचपन के दोस्त की मदद लेने आया था और वो इसकी मदद करने को तैयार भी हो गया था, क्योंकि वो इसे बचपन से जानता था। इसलिए सोचा कि क्यों ना वो इसके मामले में इसकी थोड़ी सी मदद कर दे, और वो जितना हो सका इसकी मदद कर भी चुका था। इसने ये पैसा कैसे कमाया था इससे मतलब नहीं था। सियासत के कामों में वो करता भी नहीं पड़ता भी नहीं था। शाहवीर को अपनी पार्टी में ऐसे लोगों की ज़रूरत थी जो इसके नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर सके, और इसे सिर्फ अपने गांव की बेहतरी से मतलब था। लेकिन ये सारा पैसा इस तरीके से कमाया क्या होगा, इस बात का इसे अंदाज़ा नहीं था। शाहवीर की ये आदत बहुत अच्छी थी कि वो अपनी पार्टी में खर्च होने वाले एक एक रुपये का हिसाब रखता था, क्योंकि वो जानता था इसे कभी भी किसी भी वक्त हिसाब देने की ज़रूरत पड़ सकती है। और ऐसे में इसने हर चीज़ को खुद से हल करना शुरू कर दिया था, जो इसकी पार्टी के लिए बहुत अच्छा भी था। वो अपने मोबाइल पर सारे मैसेजेस और कॉल चेक कर रहा था जब अचानक ही वारद की दर्दनाक आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ वारद, तुम ठीक तो हो ना? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कहीं पर दर्द हो रहा है क्या? वो जिस अंदाज में तकलीफ से दोहरा हुआ था, वो तेजी से उठकर इसके पास आए थे। पता नहीं, मैं अपनी टांग को मूव नहीं कर पा रहा। मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी दोनों टांगें मेरी हैं ही नहीं। वो परेशानी से इन्हें देखते हुए बोल रहा था, जबकि इसकी बातों ने तो इन जैसे इन दोनों के पैरों से ज़मीन निकाल दी थी। अरे वारद, कुछ नहीं हुआ, तुम्हें बस ऐसे ही महसूस हो रहा होगा, हो सकता है मेडिसिन का असर हो। बस ने परेशानी से इसकी टांग पर अपना हाथ रखा था। नहीं अका, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी अपनी टांग हिला नहीं पा रहा। मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ, जब मुझे होश आया था मैं अपनी टांगें हिला पा रहा था। मैंने मूविंग की थी, बल्कि मैंने अपने पैरों पर जोर डालकर खुद को ऊपर की तरफ कर सका था, लेकिन अब पता नहीं अचानक से क्या हुआ है। वो बेहद परेशानी से बता रहा था, जबकि परेशानी वाली बात तो थी। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। अका, आप यहीं पर रुके, हो सकता है किसी मेडिसिन का असर हो। थोड़ी देर पहले भी तो डॉक्टर को इंजेक्शन दे रही थी ना, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। यरमान फौरन से कहता बाहर निकला था, जबकि वारद जरूरत से ज़्यादा जज्बाती हो रहा था। वारद, रिलैक्स हो जाओ यार, कुछ भी नहीं हुआ होगा, तुम्हें ठीक हो तुम। हो सकता है किसी मेडिसिन ने ज़्यादा असर दिखा दिया हो। मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि वारद नफी में सर हिलाता अपने पैरों को हिलाने की कोशिश में अपने जिस्म के ऊपरी हिस्से को हिला रहा था। वारद, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे जख्म हरे हैं, अभी तुम्हें इस तरह से मूविंग नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। और कितनी खराब होगी मेरी तबीयत अका, मैं अपने पैरों को हरकत नहीं दे पा रहा। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भी बोल ही रहा था जब आमना बेगम के साथ मोमरश कमरे के अंदर दाखिल हुआ था। अम्मी अम्मी, मैं खुद को महसूस नहीं कर पा रहा। अम्मी, मुझे अपनी टांगें महसूस नहीं हो रही अपने जिस्म के साथ। क्या मैं माजूर हो गया हूँ अका? क्या मैं माजूर हो गया हूँ? क्या मैं अपनी टांगों के ऊपर कभी चल नहीं सकूंगा? वारद, क्या बोल रहे हो तुम? यूँ जज्बाती नहीं होते। वारद, कुछ नहीं हुआ होगा, बजम ने इसके ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती होने पर कहा था।
जबकि इसकी बातें सुनती आमना बेगम परेशान हो गई थी। वो क्या कह रहा था इनके लिए समझना मुश्किल था। इसे यूं जख्मी हालत में देखकर पहले तो वो खुद को परसुकून न कर पाई थी कि वारद ने एक और बात करके इन्हें बेचैन कर दिया था। जी पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑपरेशन के दरमियान भी इनका बीपी शूट कर गया था और ये काफ़ी खतरनाक कंडीशन होती है। हम खुद भी परेशान हो गए थे और फिर जिस तरह से इनका खून ज़ाया हुआ था ये सब कुछ इनके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदा था। और सबसे खास बात ये कि इनकी कोई वैन दब गई है। अगर अक्सर ऐसा होता है कि मुसलसल बीपी हाई लो होने की वजह से खून सही तरीके से गर्दिश नहीं कर सकता, जिसकी वजह से जिस्म का कोई भी हिस्सा पैरालाइज हो सकता है। वालिद साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उनकी गर्दश बराबर ना होने की वजह से और मुसलसल बीपी हाई लो होने की वजह से इनकी जिस्म का कुछ हिस्सा पैरालाइज हो गया है। वो फिलहाल अपनी टांगों को किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं दे पा रहे। वो अपनी टांगों को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। इस वक्त भी इनका बीपी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। इस सोच के साथ कि वो मासूर हो चुके हैं, लेकिन वो एक समझदार इंसान है, समझ जाएंगे कि ये मासूरी नहीं बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है, एक वक्ती मसला है जो हल हो सकता है, बस इन्हें जज्बाती नहीं होना। हम आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे और इन एक्सरसाइज का ख्याल रखें कि इनकी जो वेन्स दब गई हैं वहाँ खून की गर्दश बराबर हो जाएगी तो वो बहाल भी हो जाएंगी, फिर ये चलने फिरने लगेंगे। बाकी आप कोशिश करिए कि इनका बीपी नॉर्मल रहे, क्योंकि अगर इनका बीपी नॉर्मल नहीं रहेगा तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसले हो सकते हैं। डॉक्टर इसे तफसील से बता रहा था, जबकि डॉक्टर की बातें सुनते हुए इसका दिमाग ही घूम कर रह गया था। इस तरह का कोई मसला हो सकता है इस बारे में तो इसे वहम और गुमान तक नहीं था। ये कौन सी नई बीमारी निकल आई थी जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। अच्छा, मतलब ये कोई नॉर्मल सी चीज़ है जो अपने आप को कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। वो बस किसी भी तरह से इस मसले का हल चाहता था। जब डॉक्टर ने नरमी से नफ़ी में सर हिलाया, ये नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है इसे ठीक होने में कुछ दिन लग जाए, कुछ महीने भी लग सकते हैं और कुछ साल भी, लेकिन ये सारी ज़िंदगी के लिए हरगिज़ नहीं होता। ये ठीक हो जाएंगे, आप इनका ख्याल रखें और जो जो एहतियात मैं आपको बता रहा हूँ वो आप करते रहें, वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये कुछ वक्त लगेगा। डॉक्टर ने फिर से बात को घुमा फिरा कर इनके सामने पेश किया तो बरसम का सर दुखने लगा था। देखिए डॉक्टर, हम हर तरह के एहतियात करेंगे, आप बस वारद को इसके बारे में कुछ मत बताइएगा। आप इन्हें यही कहिएगा कि 1-1.5 महीने तक ठीक हो जाएगा, बाकी हम सब संभाल लेंगे। अरमान ने इसे देखते हुए कहा, जबकि आमना बेगम तो दुपट्टा मुँह पर रखे मुसलसल रो रही थी। चाची प्लीज़, रोने देने से कुछ भी नहीं होगा, ये वक्त वारद अक्का को संभालने का है, वो ठीक हो जाएंगी, कुछ नहीं होगा इन्हें। हम है ना, हम सब इनका ख्याल रखेंगे। और डॉक्टर कह रहे हैं ना कि वो कभी भी ठीक हो सकते हैं, मतलब ये मुमकिन है कि वो एक हफ्ता भी बीमार ना रहें और एक हफ्ते में भी अपने पैरों पर चलने लगे। आप माँ हैं इनकी, अगर आप इस तरह से हिम्मत हार जाएंगी तो हम सब कैसे इन्हें इस मुश्किल वक्त में सहारा देंगे। अरमान इनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोल रहा था, जबकि वालिद की मासूरी का सुनकर ममरज की हालत भी खराब होने लगी थी। ये क्या हो गया था इसके भाई के साथ, अभी तो इसे ठीक से खुश रहना भी शुरू नहीं किया था, एक और भारी मुसीबत इनके इंतजार में बैठी हुई थी। ये किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई हैं। ये किसी चीज़ का डर जो इनको इस हद ये किसी चीज़ का डर है जो इन ये किसी चीज़ का डर है जो इनको इस कंडीशन में पहुंचा चुका है। ये कोई आम या नॉर्मल बात नहीं है जिसे नज़रअंदाज किया जाए। आप सब लोगों को इनका खास ख्याल रखना होगा और सबसे ज़्यादा बरकत आप लोगों को इनके डर की वजह से को समझना होगा और सबसे ज़्यादा बढ़कर आप लोगों को इनके डर की वजह को समझना होगा। जिस तरह ये डर रही हैं, जिस तरह ये खौफज़दा हैं, साफ लग रहा है किसी चीज़ का खौफ इनके सर पर सवार है और इस तरह का डर इनके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। इनका बच्चा हेल्दी है, लेकिन मुमकिन नहीं है कि इनकी टेंशन और सिस्टर्स की वजह से लेकिन मुमकिन नहीं है कि इनकी टेंशन और स्ट्रेस की वजह से इनका बच्चा नॉर्मल रहे। आप लोग प्लीज़ सबसे पहले इनकी डर की वजह को समझने की कोशिश करें। ये हालत एक आम प्रेग्नेंट लेडी की हरगिज़ नहीं है। आप इनकी टेंशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये इनके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। फिलहाल तो मैंने इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर रही हूँ कि अगर ये इसी हालत में रही तो ये हो सकता है कि इन्हें एक मिसकैरेज फेस करना पड़ जाए। आप लोगों को पता करना पड़ेगा इनकी डर की वजह क्या है, वरना नुकसान आपका ही होगा। डॉक्टर इन्हें देखते हुए बोल रही थी जब अचानक ही बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी। फिर बड़े अब्बा तेजी से बाहर निकले थे, जबकि शाबिर को इसके कमरे की तरफ जाते देखा था। वो तेजी से घर के अंदर दाखिल होता बिना आगे पीछे देखे सीधे इसके कमरे में आया था जो आसिर से दिया गया था। रोहा वहीं अंदर इसके पास बैठी हुई थी। आसिर को दुनिया जहान का कोई होश नहीं था, जबकि शकीला भी वहीं दूर फासले पर खड़ी थी। आसिर मेरी जान, आंखें खोलो। वो तेजी से इसके पास आता इसका चेहरा थमता इस पर झुका था, जबकि इसकी आवाज़ सुनते हुए आसिर की आंख फौरन खुली थी। अपने ऊपर झुके शाबिर को देखती वो फौरन इसके सीने में छुपती इसके कंधों पर अपने नाहन चुप हो गई थी। इस दर्द का एहसास जहाँ शाबिर को नहीं हुआ था, वहीं आसिर की शिद्दत से साथ लगने पर वो खुद में छुपाने लगा था। मेरी जान, मेरा बच्चा, क्या हो गया है? क्यों इतनी तबीयत खराब कर ली? क्या हुआ? किस चीज़ से डर गई थी? हाँ, क्या लगा तुम्हारे शाबिर को कुछ हो गया है? तुम्हारी शासाई को कुछ हो सकता है? शाबिर शाह का चांद जो इसके लिए दिन रात दुबाई करता है, इसे कुछ हो सकता है क्या? क्यों डर गया था मेरा बच्चा? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ लोगों ने हमला किया था, लेकिन वो अपने हमले में कामयाब नहीं हो पाए। कैसे होते कामयाब? मेरी यासीर की दुआओं का कौन मुकाबला कर सकता है भला? मेरी यासीरत तो दिन रात अल्लाह पाक से दुआएं
अल्लाह पाक से मेरे लिए दुआएं मांगती है ना, तो तुम बताओ मेरी असीर की दुआएं कैसे रद्द की जा सकती हैं। वो प्यार से इसे अपने साथ लगाए नरमी से बोल रहा था। हसीर इसके साथ लगी आहिस्ता आहिस्ता लरज रही थी। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आप यहीं रहे मेरे पास। मेरी आंखों के सामने कितने गंदे लोग हैं, आपको आपको मारना चाहते हैं, कौन है वो? मैं इनको मार डालूंगी, मेरे शासाई को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपको कुछ हुआ ना तो मैं भी मर जाऊंगी। असीर वो जज्बाती हुई थी और शावी ने फौरन से खुद से अलग करते इसके लबों पर हाथ रखा था। मैं सच कहती हूँ, अगर आप नहीं तो असीर भी नहीं, आपके होने से असीर है। अगर आपको कुछ हुआ ना मैं भी नहीं रहूंगी, बिल्कुल नहीं रहूंगी। वो उसके सीने में चेहरा छुपाते हुए बोली तो रूहा लब दबाते आहिस्ता से वहां से खिसकने लगी थी, जबकि शकीला ढीठ बनी दांतों की नुमाइश करती वहीं खड़ी पूरा सीन मुलायजा फरमा रही थी। जब रूहा ने गुस्से से बाहर निकलने का इशारा किया, रूहा के गुस्से से इशारा करने पर वो मुंह बनाती इसके पीछे ही बाहर निकली थी, जबकि शाविरा सिर को खुद में छुपाए इसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। इसने आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक दी तो अखराज ने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा था। जबकि वो चाय के 2 कप उठाए अंदर आई तो वो चेहरा फेरे दोबारा से अपनी गोद में रखे लैपटॉप की तरफ मुतवज्जो हो गया। न जाने वो कौन सा काम कर रहा था। हाँ, लेकिन इस वक्त इसके लिए हर काम जरूरी था सिवाय आशी के। मुझे लगा कि आपको चाय की जरूरत होगी, मैं अपने हाथों से चाय बनाकर लाई हूँ। वो चाय सामने टेबल पर रखती बेहद नरमी से बोली थी। फिर वही इसके पास ही कुशन पर जमीन पर रखते हुए बैठ गई। ऊपर बैठो। इसका इरादा नहीं था बोलने का, लेकिन इसे नीचे बैठे देखकर वो कहने पर मजबूर हो गया। नहीं, नीचे मुझे कंफर्टेबल महसूस होता है, सोफे पर आपसे दूर हो जाऊंगी ना। नरमी से मुस्कुराते हुए आशीष के पास जमीन पर बैठ गई थी और उसके घुटने पर अपना सर रख गई। वो चाहने के बावजूद भी इसका सर हटा नहीं पाया था। गुस्सा अपनी जगह, नाराजगी अपनी जगह, लेकिन इसे मोहब्बत इतनी थी कि इसे झटकने की हिम्मत वो खुद में पाता ही नहीं था। पता है क्या अखराज, मुझे ना आपकी मोहब्बत ने बिगाड़ दिया है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं वो जो चाहे वो कर सकती हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, जो मेरा दिल चाहेगा मैं करूँगी। पता है आपको, मैं ऐसी कभी भी नहीं थी। बहुत छोटी उम्र में मेरे अब्बू का साया मेरे सर से उठ गया। वो नखरे उठाते थे मेरी हर बात मानते थे। अगर कहीं जाना होता ना तो पहले आकर मुझसे इजाज़त मांगते थे। जब तक मैं इजाज़त नहीं देती थी दरवाजे पर खड़े रहते थे, लेकिन फिर वो शहीद हो गए। जानते हैं, मेरे नखरे उठाने वाला कोई नहीं रहा था। मैं दरवाजे के करीब बैठी कितने घंटे इनका इंतजार करती रहती थी। वो जाने से पहले मुझे क्या कर गए थे कि वो मेरे लिए गुड़िया लेकर आएंगे। ना वो आए ना मेरी गुड़िया आई। आप जानते हैं, मार्केट में कोई भी नया खिलौना आता था ना तो मेरे अब्बू सबसे पहले वो मुझे लेकर देते थे। मेरे कजन के हाथ वो चीज़ बात में लगती थी, लेकिन जब अब्बू चले गए ना तो ये सिलसिला खत्म हो गया। मेरे ताया चाचा कोई खिलौना लेकर आते तो पहले अपने बच्चों को देते, कहीं यतीम की दुआ न लग जाए। इस होप से मेरे लिए कोई भी सस्ता सा खिलौना उठाकर ले आए थे। नहीं नहीं, मुझे इनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं। कोई कितनी भी मोहब्बत करने वाला क्यों ना हो, अपनी औलाद से बढ़कर कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। मेरी दादी कहती थी, बेटा तुम ना एडजस्ट करना सीख लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास हमारा बाप नहीं है और हवाइशे सिर्फ बाप पूरी करता है, बाकी तो सब ज़रूरतें पूरी करते हैं। तुम्हारे ताया चाचा तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखेंगे, लेकिन ये भी याद रखना कि जिसके सामने तुम रूठ सकती हो, फरमाइशें कर सकती हो, वो तुमसे दूर चला गया है। मैंने सीख लिया था कि मेरे भाई ने मुझे बिगाड़ना शुरू कर दिया। ट्यूशन पर आकर मेरी ख्वाहिश पूरी करने लगा। कभी चॉकलेट, कभी आइसक्रीम, कभी कोई खिलौना लाकर देने लगा। वो जो बातें मैं वापस से करती थी वो इससे करने लगी, लेकिन फिर वो भी चला गया, कभी ना वापस आने के लिए। हमारे खानदान से आए दिन कोई ना कोई जनाजा उठने लगा। आर्मी के साथ जुड़ी कोई खुशी मिली ही नहीं थी मुझे, बल्कि अपने बिछड़ने लगे थे। नफरत हो गई थी मुझे इन वर्दी वालों से, जो हर दफ़ा जनाजा उठाकर लाते थे। सब कुछ छीन लिया इस यूनिफॉर्म ने मुझसे। इन वर्दी वालों के साथ जो भी जाता है कभी लौट कर नहीं आता। डर लगने लगा था कि अब कोई जाएगा तो आएगा ही नहीं। अखराज को डर आज भी लगता है। मुझे लगता है अखराज, मुझे बहुत डर लगता है। आपके अलावा तो कोई नहीं है मेरा, और आपने भी मुझे बिगाड़ दिया। अब आप बताइए, जिस वर्दी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, इस पर एतबार कैसे करूं मैं? अगर आप इन लोगों के साथ गए और कभी वापस ना आए तो नुकसान तो सिर्फ मेरा होगा ना। इस आर्मी का क्या है, यहाँ तो लाखों खड़े होंगे सीने पर गोली खाने के लिए। मेरे पास तो सिर्फ एक ही इंसान है, मैं कैसे इसे खो दूं जो मुझे इस तरह से मिला है। वो उसके घुटने पर सर रखे इसके कपड़ों को भिगो रही थी। मुसलसल बहते आंसू का एहसास अखराज को भी था। वो क्या करता, कैसे समझाता इसे कि हर आर्मी वाले के नसीब में शहादत नहीं लिखी होती। ज़रूरी थोड़ी है कि जिस तरह इसका बाप, भाई या ताया चाचा या कज़न साहब शहीद हो गए वो भी शहीद हो जाए। हाँ, बेशक ये इसकी ख्वाहिश थी। वो अपने मुल्क के झंडे में लिपटना चाहता था, लेकिन ये इसके नसीब में लिखा हुआ ऐसा ज़रूरी तो नहीं था ना। ये तो किस्मत की बात थी। लेकिन वो ये बात इसे कैसे समझाता, जिसके दिल में आर्मी वालों से बेतहाशा नफरत भरी हुई थी। इसने आहिस्ता से हाथ इसके सर पर रखा था। सॉरी अखराज, मैंने आपके दोस्तों के सामने आपसे बदतमीजी की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे एहसास ही नहीं था कि आपके साथ और लोग भी मौजूद हैं। पता नहीं अपनी जज्बाती कैफियत पर मैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई। मुझे माफ़ कर दीजिए। वो उसके चेहरे को देखते हुए बोली तो अखराज मुस्कुराते हुए उसके बाजू को पकड़ता इसे सीधा करता कुर्सी पर से उठता, पैर की मदद से कुर्सी को पीछे करते हुए इसके साथ ही बैठ गया था।
इट्स ओके आशी, मैं समझता हूँ इस वक्त तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, लेकिन प्लीज़ आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ तुम्हें सलाम करने के लिए आए थे, मेरे बहुत खास दोस्त हैं वो। हाँ तो आप इन्हें घर पर बुला लेना, कल बुला लीजिएगा, मैं इनके लिए खाना भी बना दूंगी और चाय भी पिला दूंगी। वो फौरन बोली तो हरास मुस्कुराया था। मेरे ख्याल में इनके लिए एक डोज काफ़ी है। रास्ते में मुझे बता रहे थे कि इनकी बीवियाँ बड़ी खतरनाक है। मेरी बीवी की एक झलक ने इनके दिल से इनकी बीवियों की तरह खत्म कर दिए हैं। चलो हम नहीं बताते किसी के लिए कोई भी खाना वाना। वैसे भी ज़बरदस्ती आए थे, इनकी बीवियाँ ने घर पर चाय नहीं देती, इसीलिए अब तक शुक्र मनाते होंगे कि जैसी भी बीवियाँ हैं कम से कम मारती तो नहीं है ना। वो अपनी मुस्कुराहट रोके बोला तो आशी ने इसे घूर कर देखा था, जबकि इसके घूरने ने फिर से इसे कहकर लगाने पर मजबूर कर दिया था। चाय का कप उठाकर इसके रब्बू से लगाने लगा, जबकि इसके इस तरह से हंसने पर आशी भी मुस्कुरा दी थी। ये तुम क्या कह रही हो यार मान, ऐसा कैसे हो सकता है? गोली तो पसलियों के पास लगी है, तो फिर वो मासूर कैसे हो सकता है? बड़े अब्बा बेहद परेशान थे, जबकि सीढ़ियों से उतरती जीनत ने इनकी आखिरी बात सुनी थी। वो इतना समझ चुकी थी कि फोन अरमान का है और कोई बेहद बुरी हालत में है, कोई मासूर हो गया है, किसी को पसलियों के पास गोली लगी थी। ये कौन हो सकता है इसे अंदाजा नहीं था, इसे जानना भी नहीं था। वो अपने कमरे की तरफ आवाज किए बढ़ने लगी, जबकि बड़े अब्बा अपने पीछे किसी को महसूस नहीं कर पाए थे। डॉक्टर क्या कहते हैं, वारद को कब तक डिस्चार्ज किया जाएगा? इस माहौल में रहकर तो वारद की और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। सीनत के कदमों को अचानक ब्रेक लगी थी। वारद का नाम सुनते ही इसे जैसे झटका लगा था। देखो हमें वारद की हालत पर कोई रिस्क नहीं लेना, इसे जल्द से जल्द डिस्चार्ज करवाकर हवेली लेकर आओ। इसका अस्पताल में रहना ठीक नहीं है, हम हर चीज का इंतजाम हवेली में ही कर लेंगे। इस माहौल में इसकी तबीयत और ज्यादा खराब होगी। अपने आसपास बीमार लोगों को देखकर वो और बीमार हो जाएगा। हम हवेली में सब कुछ संभालेंगे। अमना को समझाना ना मुमकिन नहीं है, आमना को समझाना मुमकिन नहीं है, इसीलिए इसे अस्पताल वालिद को देखने भेज दिया था। लेकिन बाकी सब वो अभी बोल ही रहे थे जब तेजी से जीनत को अपनी तरफ आधा देकर वो फौरन खड़े हुए थे। इन्हें एहसास क्यों नहीं हुआ था कि जीनत इनके आसपास होगी? क्या हुआ है वालिद को? क्या इन्हें गोली लगी है? आप किससे बात कर रहे हैं? यरमान अक्का से, वो कहते हुए इनके हाथ से फोन छीनती अपने कान से लगा चुकी थी। हेलो यरमान अक्का, क्या हुआ है वालिद को? वो ठीक तो है ना? हेलो हेलो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? यरमान अक्का, वो ठीक तो है ना? जी जी भाभी, वो ठीक है, आप फिक्र मत करें। वालिद अक्का ठीक है, इन्हें गोली लगी है लेकिन गोली निकाल दी गई है, प्लीज़ आप रिलैक्स रहिएगा। वो बिल्कुल ठीक है, मैं अभी ऊपर कमरे में जाकर आपसे इनकी बात करवा दूंगा। प्लीज़ आप अपनी तबीयत खराब मत कीजिएगा। सीनत की बेचैन और बेकरार आवाज़ सुनते हुए यरमान ने इसे नरमी से समझाने की कोशिश की थी। आप मेरी बात जी मैं अभी आपसे इनकी बात करवाता हूँ, प्लीज़ आप रिलैक्स रहिएगा। यरमान ने इसे समझाने की कोशिश की थी, जबकि दूसरी तरफ से बड़े अब्बा ने इसे सहारा देते हुए अपने साथ लगाया था। बाल प्लीज तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कह रहा है कि ये वक्ती कंडीशन है, ये लाइफ टाइम के लिए नहीं है। तुम ठीक हो सकते हो, बस तुम्हें थोड़ा सा हौसला खुद में पैदा करना होगा। एक नॉर्मल सी चीज़ है, एक मेडिकल कंडीशन है जो ज़्यादा वक्त के लिए नहीं होती। बस हम इसके पास बैठा इसे समझाने की कोशिश कर रहा था, जबकि मासूरी का ख्याल ही वारिद को बुरी तरह से पागल कर देने को था। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे यहाँ अस्पताल में नहीं रहना, मुझे घर लेकर चलो। मैं यहाँ नहीं रह सकता, यहाँ पर रहते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं कभी अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो सकूंगा। तो प्लीज़ कुछ कर, अगर मैं यहाँ रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। वो बेहद परेशान था, जबकि बरसम इसके कंधे पर हाथ रखता इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह वापिस से अपने पैरों को हिलाने की कोशिश में नाकाम होता जज्बाती होने लगा था। कंट्रोल योर सेल्फ वारिद, प्लीज कंट्रोल योर सेल्फ। इस तरह से तो अपने मजीद नुकसान कर रहे हो, तुम्हारे जख्म खुल जाएंगे। वो हर मुमकिन कोशिश से समझा रहा था, लेकिन वालिद को समझना इस वक्त मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। दूसरी तरफ आमना बेगम ने रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली थी। इनसे वालिद को इस तरह से देखा नहीं जा रहा था। अपने बेटे की तकलीफ पर वो तरफ तरफ कर परेशान हो रही थी। इनका बेटा कभी भी इस तरह की हालत में आएगा ये तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कैसा इम्तहान था इनके लिए। इनका बेटा यकीनन इस तरह की कंडीशन के लिए हरगिज़ तैयार नहीं था। वो मासूरी फेस नहीं कर सकता था। कहाँ वो अपने आप को एक मुकम्मल मत समझने वाला इंसान अचानक बिस्तर पर पड़ गया था। मेरे बच्चे खुद को संभालो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। डॉक्टर ने कहा है तुम ठीक हो जाओगे। आमना बेगम ने इसे संभालते हुए अपने साथ लगाया था। मुझे नहीं लगता अम्मी, मुझे नहीं लगता मैं कभी ठीक हो पाऊंगा। मैं मासूर हो गया हूँ, आपका बेटा मासूर हो गया है। अब मैं कभी अपने पैरों पर नहीं चल पाऊंगा, सारी जिंदगी बिस्तर पर पड़ा रहूंगा। मैं जानता हूँ डॉक्टर कुछ भी कहे, मुझे पता है कि अब मेरा मुकद्दर बिस्तर ही रह गया है। अब मैं सारी जिंदगी ये मासूरी देखूंगा, यही है मेरी किस्मत। अपने जरूरी कामों के लिए मुझे दूसरों की तरफ देखना होगा। क्या हुआ मेरे साथ? ये सब कुछ किसकी बददुआ लगी है मुझे? किसने इतनी शिद्दत से मुझे बददुआएं दी हैं कि मेरा रूह टूट गया? अम्मी मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। क्या कभी किसी का बुरा चाहा? तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं तो रिदा, अम्मी रिदा की बददुआ लगी है मुझे। मैंने इसके साथ नाइंसाफी की, इसे तकलीफ पहुंचाई, बीवी बनाकर इसे भी कभी बीवी होने का हक नहीं दिए, इसे कभी अपने साथ का करूर नहीं दिया। इसकी बददुआ लगी है मुझे। वो आंखों में अजीब सी तकलीफ लिए बोला तो आमना बेगम ने इसका चेहरा थमते नफे में सर हिलाया था। मैं इसके साथ नाइंसाफी की अम्मी, आप ठीक कहती हैं कि एक औरत के लिए स्वतंत्र से बड़ा और कोई गम नहीं होता। मैंने इसे वही गम दिया। वो बेचारी तो मोहब्बत करती थी मुझसे, इसने जो भी किया मेरी मोहब्बत में किया, लेकिन मैं इसे धिक्कारता रहा। मैंने इसकी मोहब्बत की तौहीन की, मैं इस पे स्वतंत्र लेकर आया।
तब भी मुझे सुकून नहीं मिला, तो बात बात पे इसे जलील करता रहा, इसे इसकी बेटी छीनने की धमकी देता रहा। मैंने बहुत गलत किया इसके साथ, मुझे इसी की बददुआ लगी है। आप बुलाएं इसे, मैं इससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ अब इसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी, मैं इसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा। ज़ीनत वैसे भी मुझे कुछ कहती है, ज़ीनत वैसे भी मुझे खुद कहती है कि इसके साथ जुड़े अपने रिश्ते को मुझे निभाना चाहिए। वो कहती थी मुझे इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। वो स्वतंत्र होकर तरस खाती थी और मैं इसका लिबास होकर इसे धिक्कारता रहा। अम्मी, मैंने इसके साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ की हैं, इसे बहुत तकलीफ पहुँचाई है। आज मैं जो यहाँ पर अपने पैर ऊपर खड़ा नहीं हो पा रहा, इसी की वजह से, सिर्फ इसी की वजह से। मैंने कभी इसे कुछ समझा ही नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी दोनों बीवियों के साथ इंसाफ करूंगा। वो अपनी माँ के सीने से लगा मुसलसल बोल रहा था, जबकि इसके फैसले पर जहाँ हमना बेगम खुश हुई थी, वहीं बज़म ने यरमान और मोमरुश को देखा था। इस वक्त जिस तरह की कंडीशन थी, वैसे किसी चीज़ के हवाले से कुछ भी कहते तो मतलब अपनी मर्जी से निकल मतलब वो अपनी मर्जी से निकालता, लेकिन इधर जैसी औरत पर यकीन करके वो गलती कर रहा था। ये वहाँ मौजूद हर इंसान ही जानता था, लेकिन इसने फैसला कर लिया था। इस फैसले पर कुछ भी गलत नहीं था। अगर अपनी दोनों बीवियों के साथ इंसाफ करना चाहता था, तो वो लोग कौन होते थे इसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले? ये इसका फैसला था और वो अपने फैसले में आज़ाद था। देखिए मिसेस परिवेश, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलवा सकती। प्रेगनेंसी की कोई भी सिम्टम्स आप में अब तक नहीं है। शायद फिलहाल अल्लाह पाक ने आपको ये खुशखबरी शायद फिलहाल अल्लाह पाक आपको ये खुशी नहीं देना चाहता। हो सकता है 1 डेढ़ साल में आपको ये खुशखबरी मिल जाए। ये बच्चा किसका है? डॉक्टर इसे देखते हुए मायूसकन हब्बा सुनातिन की कोन में बैठे मूसा की तरफ मुतवज्जो हुई थी। ये मूसा है, ये मेरा बेटा है, मेरा मतलब है हमने इसे अडॉप्ट किया है। परिवेश ने मुस्कुराकर इसे जवाब दिया था। मूसा का तो जिक्र ही इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखेर देता था। माशाल्लाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में सोचा। आजकल बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। लोग समझते ही नहीं इन छोटे छोटे यतीम बच्चों को माँ बाप की कितनी ज़रूरत है। और वैसे भी अब तो आपकी तन्हाई दूर करने के लिए आपके पास आपका साथी मिल गया है ना, तो फिर आपके बच्चे की जल्दी इतनी क्यों मचा रहे हैं? अभी अभी आपका इतना सीरियस मिसकैरेज हुआ है, इसके बाद तो मेरे ख्याल में आपको तकरीबन मज़ीद 2 साल तक बच्चे के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आपने ये बच्चा अडॉप्ट किया, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। इस बच्चे को बड़ा होने दे, समझदार होने दे, ताकि ये बच्चा भी आगे जाकर अपने बहन भाइयों को कबूल करे। तब तक आप लोग इसके साथ रहें, इसे प्यार दें, मोहब्बत दें, इसे इतना चाहें कि इसके होते हुए आपको किसी दूसरे बच्चे की ज़रूरत ही महसूस ना हो। डॉक्टर मुस्कुराते हुए इसे मशवरा दे रही थी। हालांकि इसका मशवरा बिल्कुल सही ही तो था। इसमें क्या गलत था? मूसा के होते हुए से भला किसी और बच्चे की ज़रूरत ही क्या थी? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर। मूसा के होते हुए हमें सच में फ़िलहाल किसी और बच्चे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। बस इसीलिए मैं चेकअप करवाने के लिए आ गई कि शायद कोई गुड न्यूज़ है, वरना आजकल मुझे आपकी किसी भी बात का कोई अफसोस नहीं हो रहा। इसने बिल्कुल सच्चाई से बताया था। हाँ, पहले अक्सर बात ही सुनकर वो मायूस हो जाती थी कि इसको अभी तक औलाद क्यों नहीं हुई, लेकिन आज मूसा को अपनी गोद में बिठाए हुए यह खबर सुनते इसे किसी तरह की कोई बात बुरी नहीं लगी थी, बल्कि दिल ही में कहीं न कहीं इस बात को लेकर सुकून हो रहा था कि वो मूसा की परवरिश में कोई कोताही नहीं होने देगी। तो फिर मिसेस परिवेश, फिलहाल आपके लिए आपका बच्चा तो फिर मिसेस परिवेश फिलहाल के लिए आपके ब तो फिर मिसेस परिवेश फिलहाल के लिए आप बच्चे का दिमाग से ख्याल निकाल दें, और मैं आपको एक सजेस्ट करूंगी कि फ़िलहाल आप बच्चे के बारे में मत सोचें, क्योंकि एक बच्चे को दुनिया में लाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है, और फ़िलहाल आप एक बच्चे को ज़िंदगी देने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको वक्त की ज़रूरत है और मूसा को आपकी ज़रूरत है। डॉक्टर ने इसे देखते हुए बताया तो परिविश भी आहिस्ता से मूसा को अपने कंधे से लगाते उठकर खड़ी हो गई थी। बाबा बाबा, इसके उठते ही मूसा ने इसके गोद में ही एक्टिव होते हुए बाहर की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया था। वो परी से कहीं ज़्यादा ताश का दीवाना था। जैसे मेरी गोद में बाबा बाबा करते हो, कभी बाबा की गोद में मामा की याद नहीं आई आपको? आज तक बाबा के हवाले नहीं करूंगी आज तब तक बाबा के हवाले नहीं करूंगी जब तक मामा नहीं बोलते। बल्ला दबाई से घूरते हुए बोली थी, जबकि मूसा ने एक नज़र से देखा और फिर अपना नन्हा सा मुक्का इसके नाजुक से सुरख गाल पर आहिस्ता से टच किया था, जिस पर अचानक ही परिवेश के लबों से फूंक खारिज हुई। वो और इसके साथ ही मूसा की खिलखिलाहट ने परिवेश को खिलखिलाने पर मजबूर कर दिया था। वो छोटा मासूम सा बच्चा भी जानता था कि जोर से मारने पर इसको तकलीफ होगी। शायद वो ये तकलीफ सह चुका था, इसीलिए वो बाहर जाने के लिए मचलने लगा। तो परिवेश को न चाहते हुए भी अपने चेहरे पर मास्क लगाते इसे बाहर लेकर जाना पड़ा था, जहाँ अरताश कब से खालिद का इंतजार कर रहा था। वो फौरन ही अरताश की गोद में चढ़ा तो परिवेश ने नफी में सर हिलाया था। शायद परिवेश को मूसा की जिंदगी में अरताश की जगह हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी थी। क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक है ना? वो इसको बाहर की तरफ लेकर जाते हुए वो कहने लगा, हाँ सब ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि मूसा पर ध्यान दीजिए, 2-3 साल तक बच्चे के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस छोटे से बच्चे को आपकी ज़रूरत है। वैसे भी मैंने डॉक्टर को बताया नहीं कि मेरे शोहर में कुछ ऐसा ही चाहते हैं। वो बाहर निकलते हुए बोलते और अरताश ने बेसख्ता इसकी तरफ देखा था। क्या हुआ? आपको लगा कि मुझे पता नहीं कि फिलहाल बच्चा नहीं चाहते? इसके यूँ देखने पर वो गाड़ी का दरवाजा खोलते अंदर बैठते इसे सवाल करने लगी थी। ऐसा नहीं है परिवेश, वो दरअसल जब मैंने आप सुबह
जब मैंने सुबह आपसे कहा कि मैं डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ, आप परेशान हो गए थे। अर्थात आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं अंदाजे से समझ गई थी कि आप चाहते हैं कि फ़िलहाल हम सिर्फ़ और सिर्फ़ मूसा की परवरिश पर ध्यान दें। हाँ, ये सच है। मैं यही चाहता हूँ कि फ़िलहाल हमने जो ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है, हम इसके बारे में सोचें। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी तरफ से किसी खुशखबरी का इंतज़ार नहीं कर रहा। मैं बस ये नहीं चाहता कि हमारा ध्यान मूसा से भटके। लेकिन मैं औलाद नहीं चाहता, ऐसा हरगिज़ नहीं है। अर्थात आपको मुझे कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे ज़्यादा आपको समझती हूँ और फ़िलहाल मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दूसरे के बच्चे के बारे में हरगिज़ ना सोचें। तकरीबन 2-3 साल में मूसा भी बड़ा हो जाएगा, फिर ये अपने बहन भाई को खुलकर एक्सेप्ट भी कर लेगा और इनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करेगा, है ना। मूसा, मेरे शहजादे, आ जाओ मेरे पास। बाबा अब गाड़ी ड्राइव करेंगे। इसने मूसा को अपनी तरफ करना चाहा था, लेकिन इससे पहले कि परिविश का हाथ इस तक पहुंचता, वो पूरी तरह से ताश की गर्दन में अपना नसा चेहरा घुसाने लगा। अब बेचारा बच्चा ये बात तो नहीं समझ सकता था ना कि इसकी हरकत से सिर्फ इसका चेहरा ही परिविश से छुपेगा, बहुत नहीं। अरे परिविश, मूसा किधर गया? मूसा तो गुम हो गया। अब मूसा तुम्हें नहीं मिलने वाला, अब तुम इसको ढूंढती रहो। वो मूसा की कमर को सहलाता परिविश से बोला। तो परिविश खिलखिलाई थी। अरे हाँ, मूसा तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा। मूसा किधर छुप गया? मुझे तो मूसा कहीं नजर नहीं आ रहा। परिविश की उदासी आवाज कानों में सुनाई दी तो वो और भी ज्यादा अरताश में छुपने लगा, जबकि इसकी खिलखिलाहट की आवाज पर वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए थे, जब अचानक ही अरताश की नजर सामने की तरफ गई, जहाँ कोई और नहीं बल्कि इसके चाचा किसी लड़की को अपने साथ लिए अस्पताल की तरफ जा रहा था। और उस लड़की की गोद में कोई बच्चा था। वो लड़की कौन हो सकती है, वो समझ नहीं पाया था, लेकिन इसके अपने तरफ देखने पर वो नजरअंदाज करने के बजाय गाड़ी से निकल गया था। अरे अरताश बेटा, मैं जानता हूँ तुम मुझे देखकर नजरअंदाज करके आ गए। अरे अरताश बेटा, मैं जानता हूँ तुम मुझे देखकर नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। जो भी है, तुम्हारा सका चाचा हूँ मैं। ऐसे कैसे मुझे इग्नोर करके आगे जा सकते हो तुम? वो नरमी से इसके तरफ बढ़ने लगे कि अरताश ने अपना हाथ सामने कर दिया था, मतलब वो इनके गले नहीं लगना चाहता था। अरफान ने इसके बड़े हुए हाथ को अपने हाथ में सख्ती से थामा था, क्योंकि पीछे खड़ी लड़की भी गौर से आदमी को देख रही थी। इससे मिलो, यह है मेरी बेटी रिदा। उन्होंने पीछे की तरफ इसे मतवज्जो किया। तब की दफा इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई थी। ये रिदा है, माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है, बहुत अरसे के बाद मिल रहा हूँ इसे। ये रिदा है मेरे चाचा की बेटी, और ये मेरे चाचा है अरफान शाह, जिनके मतलब मैंने तुम्हें बताया भी था। इसने पीछे आती परिवेश को देखकर इन्हें मतवज्जो किया, तो रिदा आगे को होती परी से मिलने लगी थी। जी मैं बड़ी भी हो गई हूँ और एक बेटी की माँ भी बन गई हूँ, लेकिन मेरे भाइयों को फुर्सत नहीं मिली कि अगर एक दफ़ा मुझसे मिल ही लें। बाबा से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने भी मुझे पराया कर दिया। वो मायूसी से गिला कर गई, तो अरताश पर हल्का सा मुस्कुराते हुए इसके सर पर हाथ रख गया था। ऐसा नहीं है रिदा, वो तुम अपने बाबा से पूछ सकती हो। हमने बहुत दफ़ा तुम्हारे बारे में पूछा, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ हो गए थे कि तुम्हारे जिक्र पर कभी ढंग का रिस्पॉन्स ही नहीं दिया उन्होंने। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब तुम्हारा भाई तुमसे कभी गाफिल नहीं होगा। और इधर लाओ मेरी भांजी, जरा मैं भी हेलो हाई कर लूँ। इसने मूसा को परी के हवाले करते हुए आदिया को इसकी गोद से लेना चाहा था, जिस पर मूसा ने अचानक ही रोना शुरू कर दिया। अल्लाह, आपका बेटा कितना जलू है, कैसे चल गया मेरी मासूम बेटी से। अरे ले जा रही मेरी बच्ची तुम्हारे बाबा को। वो आदिया को अरताश के हवाले करती परिविश से लेने लगी थी, जो अरताश को देखता बुरी तरह से रोक दिया था। अरे रिदा भाई, अरे रिदा, तुम अपने बेटी को संभालो, मेरा बेटा नहीं संभलता किसी से। अरताश ने फौरन ही मूसा की कंडीशन को समझा था। जिस तरह के ट्रॉमा से वो निकला था, सवाल ही पैदा नहीं होता था कि अरताश की तवज्जो किसी और की तरफ मरकूज होते देखे। वो तो परिविश को भी इसके कंधे पर सर नहीं रखने देता था। बहुत प्यारी है तुम्हारी बेटी, अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। अरे अरताश भाई, आप क्या कर रहे हैं? इसकी जरूरत नहीं। इसे आदिया पर से नोट वाटे देकर वो फौरन बोली थी। अरे हाँ हाँ अरताश, मेरी नवासी को जरूरत नहीं है इसे सब चीज़ों की। माशाल्लाह इसका बाप बहुत अमीर है, फारिस शाह, नाम तो सुना होगा। वो जाहिर शाह का बेटा, इसी की बेटी है मेरी नवासी। कोई मजाक तो नहीं, अल्लाह ने मेरी बेटी को खूब दौलत से नवाज रखा है। अरफान शाह का तो अंदाज ही बदला बदला सा था, जबकि अरताश के पास से गुजरती गरीब औरत को वो नोट थमा चुका था। अल्लाह पाक इसके नसीब बुलंद करे चाचा जान। खुशी हुई इतने सालों के बाद अपनी बहन को देखकर। और तुम्हारी बेटी भी बहुत प्यारी है, किसी दिन मिलूंगा मैं वारिस शाह से, देखूंगा कि मेरी बहन का ख्याल रखता भी है या नहीं। चलता हूँ, शायद तुम भी अस्पताल आई हो। वो इसे देखते हुए कहने लगा तो रिदा ने हाँ में सर हिलाया था। अरफान से तो इसने बात भी न की थी, और न ही वो इसे बात करने का इरादा रख रहा था। वो तो इसे हर तरह खत्म किए हुए था। अगर इसके साथ रिदा ना होती तो यकीनन वो इसे मुंह भी ना लगाता। जी हाँ, वो दरअसल ये 2.5 महीने की हो गई है ना, तो डॉक्टर कह रही थी कि 2.5 महीनों के बाद इसका रूटीन चेकअप करवाना है। बस वही करवाने आए थे। आप जाए, हम भी चलते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वो इससे मिलते हुए अरफान को अपने साथ आने का इशारा करती अस्पताल की तरफ चली गई थी, जबकि इसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी देखकर वो इसे गाड़ी में बैठने का इशारा कर गया था। अरताश, ये वजाहत शाह का बेटा वारिस शाह तो जीनत का शोहर है ना। मेरा मतलब है, आपको याद होगा ना, अभी कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग अंकल और एक आदमी हमसे मिलने के लिए आए थे, जो हमसे अपनी पोती के बारे में पूछ रहे थे। मैंने इनको बताया था ना कि इन्हें जीनत आपी से पूछना चाहिए। इनके गाँव में वारिस शाह का नाम का एक आदमी रहता है, जिसके बारे में वो कह रहे थे कि वो इनका पोता है। जीनत आपी ने मुझे बताया था, जिस लड़की ने इनके सेठ को घर वालों के दिल में इनके लिए बदगुमानी बड़ी थी, इस लड़की का नाम भी रिदा था। और इस लड़की का निकाह इसके सेठ यानी कि वारिस शाह से हो गया था। अल्लाह ना करे कि वो आपकी कज़न हो, लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इस लड़की का ताल्लुक इसी आदमी से है, क्योंकि जीनत आपी के सेठ की भी पहले बीबी भी माँ बनने वाली थी, और इसकी तकरीबन औलाद इतनी ही होती जितनी आदिया है।
وہ پریشانی کی وجہ بتانے لگی تو ارتاش بھی پریشان ہو گیا تھا. یہ معاملہ تو واقعی کافی سنگین تھا. وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ ریدا کی کوئی سوتن ہو, اور جس طرح سے پری برش بتا رہی تھی زینت بھی ایک اچھی لڑکی تھی. وہ بھی ڈیزرو نہیں کرتی تھی کہ اس کا شریک ہاتھ بٹا ہوا ہو. چھوڑو, ہم اس بارے میں بات نہیں کرتے, اللہ بہتر جانتا ہے. ہم تو بس دعا ہی کر سکتے ہیں. بس اتنا کہہ کر گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا جبکہ موسیٰ اس کی گود میں گہری نیند اتر چکا تھا. نورم بیٹا, آپ کیسا محسوس کر رہی ہو تم؟ طبیعت کیسی ہے؟ اس کی آنکھ کھلی تو ماں بیگم اس کے پاس ہی لیٹی ہوئی تھی. اسے بیٹھے دیکھ کر فوراً اٹھ بیٹھی. میں ٹھیک ہوں ماں بیگم. کیا ہوا تھا تمہیں؟ کس کا فون آیا تھا جو تم اتنا گھبرا گئی تھی؟ اس طرح سے کسی چیز سے خوفزدہ تھی تم؟ ماں بیگم اسے اپنے قریب کرتے ہوئے پوچھنے لگی, کیونکہ فون کے ذکر سے ہی وہ خوفزدہ ہونے لگی تھی. پتہ نہیں کوئی ڈرونی آواز والا تھا. ماں بیگم وہ زور زور سے ہنس رہا تھا. مجھے ڈر لگنے لگا تھا. برزم کہاں ہے؟ وہ کچھ بتاتے بتاتے اچانک سے ان سے سوال کرنے لگی تھی. بیٹا شاید رات کو واپس نہیں آئے گا, کیونکہ تمہیں اس کے ہوتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں, وہ پاس ہوتے ہیں تو ڈر نہیں لگتا, پھر کسی کے ہنسنے سے, کسی کے رونے سے, کسی کے ڈرانے سے ڈر نہیں لگتا. وہ مجھے اپنے پاس کرتے ہیں تو ڈر نہیں لگتا, کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا. سارا درد کہیں دور چلا جاتا ہے. ان کو بولیں گھر آ جائیں ورنہ مجھے ڈر لگے گا. وہ ان کی گود میں اپنا سر رکھتے ہوئے بولی تھی, جبکہ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی مسکرائی تھی. شوہر محافظ ہوتا ہے میری جان, اس کے ہوتے ہوئے کسی چیز کا خوف نہیں رہتا, اور تمہارا شوہر تمہارا محافظ ہے, اسی لیے تو اس کے ہوتے ہوئے کسی چیز کا ڈر نہیں لگتا تمہیں. وہ بھی بول ہی رہی تھی جب اچانک فون بجنے لگا. ان کی پہل سے وہ خوف میں مبتلا ہوئی تھی. ارے گھبراؤ بیٹا, میرا فون بج رہا ہے. اسے یوں گھبرا کر اٹھتے دیکھ کر ماں بیگم فوراً بولی تھی, جبکہ اپنے فون پر برزم کی کال دیکھ کر انہوں نے ایک نظر سے دیکھا تھا. وعلیکم السلام, کیسے ہو بیٹا؟ اللہ کا کرم ہے میں بھی ٹھیک ہوں. تمہاری بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی آج دن میں, کسی چیز سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی. تم بھی نہیں تھے نا یہاں پر؟ ابھی مجھے بتا رہی ہے نورم, تمہارے ہوتے ہوئے سے ڈر نہیں لگتا. آئندہ میری بہو کو اکیلے مت چھوڑنا. لو تم بات کرو اس سے, میں اس کے لیے دودھ گرم کر کے لاتی ہوں. والد کی حالت کے بارے میں زیادہ تو نہیں, مگر تھوڑا بہت سب کو ہی بتا دیا گیا تھا. یہ ضروری تھا. زینت ماشاءاللہ بہت سمجھدار بچی تھی. مجاور اسے اسپتال چھوڑنے کے لیے آئے گا. باقی تم نورم سے بات کرو, میں اس کے لیے دودھ گرم کر کے لاتی ہوں. وہ فون نورم کے حوالے کرتی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی, جبکہ نورم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیا بات کرے گی. السلام علیکم. کافی دیر فون کان سے لگانے کے بعد جب وہ کچھ بھی نہ بولا تو وہ بے حد ہلکی سی آواز میں سلام دینے لگی. وعلیکم السلام. کس چیز سے ڈر گئی تھی تم؟ اس کی آواز سنتے ہی دوسری طرف سے سوال آیا تھا. کہہ کیسے؟ وہ بے ساختہ بولی تھی. ایسا لگا کہ اس شخص کے سامنے وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتی. کس کے کہہ کیسے؟ تم ٹھیک ہو؟ میں گھر آ جاؤں؟ بچم کو عجیب سا کچھ محسوس ہوا. ہاں, اس نے ایک لفظی جواب دیا تھا. میں چاچی اور زینت کو چھوڑنے کے لیے خود آؤں گا. تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. والد کو گولی لگی ہے, اسے کچھ وقت تک اسپتال میں ہی رکنا ہے, لیکن میں آ جاؤں گا. تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. تم میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ ڈراتا ہے, اونچی آواز میں کہہ کے لگاتا ہے. سایہ دکھتا ہے اس کا. وہ ہلکی آواز میں بول رہی تھی. آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی. بسم غصے سے اپنی مٹھیاں بیچ گیا تھا. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں, کہہ کر تو دور کی بات اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکلے گی. اس کا سایہ کیا ہستی مٹا دوں گا. وعدہ؟ وہ نہ جانے کیا کہنے والا تھا جب اسے لرزتی آواز سنائی دی تھی. وعدہ؟ پکا وعدہ میری جان. بزم شاہ اپنی نرم کی قسم کھاتا ہے, تمہارے خوف کی وجہ کو ڈرانے والے کو قبر بھی نصیب نہیں ہوگی. آ رہا ہوں میں گھر واپس, کوئی تمہیں نہیں ڈرا پائے گا. آپ آ جاؤ, میں آپ کے سینے میں چھپ جاؤں گی. پلیز آپ آ جاؤ. اب کی دفعہ وہ بولتے ہوئے رو پڑی تھی, جبکہ بزم کے ڈر کی انتہا ناپ کر غصے سے مکہ سامنے دیوار پر مار چکا تھا. زینی میری جان, میں ٹھیک ہوں. پلیز یوں مت رو. اس طرح سے رو کر تم مجھے پریشان کر رہی ہو. وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتا اس کے ہاتھ اپنے لبوں سے لگانے لگا تھا. آپ کو پتا ہے والد, اگر میں خود نہ سنتی کہ آپ کو گولی لگی ہے, کوئی مجھے بتاتا بھی نہیں آپ کے بارے میں. یہ تو میں نے خود سن لیا بڑے ابا کو کہتے ہوئے, ورنہ تو مجھے تو شاید خبر بھی نہیں لگتی. وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے شکایت کے انداز میں بول رہی تھی. معاف کرنا زینت, انہوں نے ہمارے کہنے پر ہی کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا, لیکن پھر بھی کسی کو نہ پتہ چلنے کے چکر میں سب کو پتہ چل گیا ہے. اب تو گھر میں ہر کوئی اس کے بارے میں جانتا ہے. ہم نے خود منع کیا تھا کہ بات نہ پھیلے. بزم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا. کوئی بات نہیں آقا, اب تو سب کو پتہ چل گیا نا, اور میں سوچ رہا ہوں کہ ریدا کو بھی بتا دیجیے. میرا نہیں خیال کہ ہمیں اسے بھی کچھ بھی چھپانا چاہیے. اس نے بزم کو دیکھتے ہوئے ریدا کا ذکر کیا تھا. نہیں, ضرورت نہیں, فی الحال رہنے دو. زینت آ گئی ہے, چاچی یہاں پر ہے, اور اگر ریدا کو آنا ہوا تو ساتھ آ جاتی نا. گھر میں تو سب کو یہ بات پتہ چل گئی ہے. بزم کو اس کا یوں بار بار بے وجہ ہر بات میں ریدا کو گھسیٹنا اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ مانتا تھا کہ ریدا اس کی بیوی ہے, اور یقیناً وہ اپنے پچھلے رویوں پر کافی زیادہ مایوس ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ریدا کو سر پر ہی سوار کر لے. اس نے اپنی معذوری کو پوری طرح سے ریدا کے ساتھ اپنے رویے کی سزا ہی سمجھ لیا تھا. حالانکہ یہ معذوری نہیں تھی, صرف وقتی کمزوری تھی جو بعد میں ٹھیک ہو سکتی تھی, لیکن نہ جانے اس کے سر پر کیا سوار ہو گیا تھا. پتہ نہیں وہ اس طرح سے ریئیکٹ کیوں کر رہا تھا, جبکہ مجاور کو تو اس کی بات کے اوپر غصہ آ رہا تھا. جو بھی تھا, مجاور اپنی بہن کے ساتھ کسی طرح کی ناانصافی برداشت نہیں کر سکتا تھا. ریدا گھر پر نہیں ہے. صبح ہی اس کا باپ آیا تھا اسے لینے کے لیے. وہ عادیہ کو لے کر چلی گئی ہے. بڑے ابا کے ساتھ کافی بدتمیزی بھی کر رہی تھی, اور ماں بیگم کو بھی الٹے سیدھے جواب دے رہی تھی. میں نے بس اتنا کہہ دیا کہ آج عادیہ کا روٹین چیک اپ ہے, اس کو لازمی اسپتال لے کر جانا. تو آگے سے کہتی ہے کہ وہ خود کر سکتی ہے, اسے میری ضرورت نہیں. میں نے بھی اس کے موبائل فون پر اپائنٹمنٹ ڈیٹیل بھیج دی تھی. حالانکہ کل تک پلاننگ یہ تھی کہ عادیہ کو اسپتال میں اور چاچی لے کر آئیں گے. مجاور نے صبح والا واقعہ سے تفصیل سے بتانا چاہا تھا, جس کی فکر میں وہ بے حال ہو رہا تھا. وہ تو آرام سے اپنے باپ کے گھر پر اس کی اجازت کے بغیر جا چکی تھی. اس کی اجازت دور, اس نے گھر میں بھی کسی کو اس کے بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھا تھا. چلو اچھی بات ہے. وہ بھی گھر سے نکلی. کہاں
कहीं जाती है, और मैं भी तो इसे कहीं नहीं लेकर जाता। अच्छी बात है, मेरी अदू को भी अपने ननिहाल वालों के बारे में पता चलेगा। आप भी इसे मेरा आप फिर भी इसे फ़ोन करके बता दीजिए कि मैं अस्पताल में हूँ। इसको जानने का पूरा हक है। वो ज़ीनत के हाथ को यूं ही नरमी से थामे हुए बोला। तो अब की दफ़ा ज़ीनत ने भी हैरत से इसे देखा था। कहाँ वो उसका जिक्र तक नहीं सुनता था और कहाँ आज वो हक की बात कर रहा था। मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ज़रूरत से ज़्यादा ही खराब हो गई है वारद। वो लड़की इस काबिल है कि तुम इस पर हक दो, कि तुम इसे कोई हक दो। और ये हक वाला दौरा तुम्हें अचानक से क्यों पड़ा है? इतने सालों तक तुम्हें याद नहीं आया कि वो तुम्हारी बीवी है या वो तुम पर कोई हक रखती है? अब अचानक से तुम इसे कौन से हक देने लगे हो? मुजावर की गुस्से की कोई इंतहा न रही थी। इसका बार बार रिदा का जिक्र करना ही इसे आग लगा रहा था। वो हक रखती है मुजावर, वो मेरी बीवी है और जीने से पहले वो मेरी बीवी है। मेरी गलती है कि मैंने कभी इसे समझने की कोशिश ही नहीं की। मैंने हमेशा इसके साथ नाइंसाफी की है, और वैसे भी तुम्हारी बहन भी यही चाहती है कि रिदा को इसका हक मिले। जीनत ने हमेशा मुझसे कहा है कि मैं इसके साथ नाइंसाफी करता हूँ। ये सौतन होकर इसकी तकलीफ समझ गई, और मैं जो इसका शोहर हूँ, जिसको अल्लाह ने इसका साहिबान बनाया है, मैं इसके दर्द को ना समझ सका। आज मैं यूं बिस्तर पर पड़ा हूँ शायद इसी की वजह से, ताकि मुझे एहसास हो सके कि मैं इसके साथ क्या क्या करता रहा हूँ। बहुत हो गया, अब और नहीं। मैं इसके दुखों की वजह नहीं बनूंगा। मैं अपनी दोनों बीवियों में इंसाफ करूंगा। मेरी बेटी की माँ है, इसने मुझे औलाद दी है। अब मैं इसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। वो इसे देखते हुए बोला था, जबकि मुजावर तो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ने लगा था कि बरसम ने इसे रोक लिया। इसका दिमाग खराब हो गया है, इसका दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। इतने सालों से इसे याद नहीं है कि इसके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है। अब जब ये इतला के पेपर्स बनवा चुका है, मुझे हर तरह से मेरी बहन की तरफ से बेफिक्र कर चुका है, तब इसे एहसास हो रहा है कि इसकी पहली बीवी के साथ नाइंसाफी हो रही है, जो इसकी औलाद भी पैदा कर चुकी है। सिर्फ और सिर्फ इसे सेड्यूस करके। नशा दिया था इसने तुम्हें, भूल गई या मैं याद करवाऊँ? अका प्लीज, अब इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ये मेरे शोहर और उनकी पहली बीवी की पर्सनल मैटर्स है। आपको कोई हक नहीं रखते इस तरह से बातों को उछालने का। हाँ, ये सच है कि मैं यही चाहती हूँ कि रिदा के साथ जो नाइंसाफी हो रही है वो ना हो। हाँ, ये सच है कि मैं ही इन्हें बार-बार फ़ोर्स कर रही थी कि ये रिदा के साथ अपना रवैया बेहतर करें। वो इनके बच्चे की माँ है। इसने इन्हें साहब-ए-औलाद किया है, और अगर मुझे ही कोई एतराज़ नहीं, तो कोई और एतराज़ करने का हक नहीं रखता। ज़ीनत जो कब से बेयकीनी की कैफियत में बैठी इसकी बातें सुन रही थी। मुजावर को अपना आपा खोते देखकर फ़ौरन बीच में बोल पड़ी थी। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि इन दोनों में किसी भी तरह की तलकलामी हो। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है आशाएँ। तुम्हें पता भी है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रही हो। मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ गई हूँ इनकी बात को, और मैं जानती हूँ वो किस बारे में बात कर रहे हैं। और यकीन माने, मैं इनके इस फैसले में पूरी तरह से इनका साथ दूंगी, और मुझे उम्मीद है कि आप भी साथ दें। बस अम्मा का प्लीज़ आप रिदा को फ़ोन करके बता दीजिए। वारद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो ये जानने का पूरा हक रखती है कि इसका शौहर इस वक्त हॉस्पिटल में है। इसने बड़ी मुश्किल से खुद में हिम्मत पैदा की थी। सच कहता है वारद, कहने और करने में बहुत फ़र्क है। वो कितनी दफ़ा कह चुकी थी कि वो चाहती है कि रिदा के साथ वारद का रवैया अच्छा हो जाए, और अब जब वो खुद ही अपना रवैया इसके साथ बेहतर करने के बारे में सोच रहा था, तब इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। लेकिन वारद का ये फैसला गलत नहीं था। वो बीवी थी इसकी, और सीने से कहीं ज़्यादा वो हक रखती थी इस पर, क्योंकि वो वारद की औलाद को दुनिया में ला चुकी थी।